हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है महाबली मयंक और यह भी एक नई कहानी है। स्टोरी इन्फो। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के घने काले जंगल के बीच बसी मार्शल आर्ट और क्लासिकल जादुई कलाएं सीखने की अकादमी। नौजवान मयंक गुप्त वंश जैसे प्राचीन राजघराने का राजकुमार इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने आ चुका है। मयंक के खून में तो दुनिया जीतने की ताकत है, लेकिन इस अंदरूनी ताकत को अर्जित करने के लिए मयंक को सबसे पहले अनुशासन सीखना होगा। पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहे महाबली मयंक, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1। आज के लड़के। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर है राजगीर के जंगल। ये इतने घने और भयानक हैं कि दिन के समय भी पेड़ों से छिनती हुई सूरज की रोशनी यहाँ नाम मात्र की ही होती है। जंगली जानवरों के डर से आम लोग यहाँ कम आते हैं। इस जगह से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पर उस नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं जो इस दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जो अपने वक्त में वैदिक भारत में हायर एजुकेशन के लिए सबसे खास यूनिवर्सिटी थी। लेकिन आज की तारीख में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि असल नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी इन जंगलों के अंदर मौजूद है, घने जंगल में पेड़ों के बीच, आज भी जादू की ताकत से छुपी हुई, जहां सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स या स्टूडेंट ही पहुंच सकते हैं। जब तक आपके पास अंदर आने का इन्विटेशन नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते और ना ही आपको कुछ नजर आएगा। इस यूनिवर्सिटी में आजकल मार्शल आर्ट्स, तैयारी, जादू और अध्यात्म के साथ साथ कई मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। जंगल के ठीक बीच में कई एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस। बीच में बड़ा सा मैदान और उसके चारों तरफ इमारतें, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेज लगती हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए चाहिए एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ कुछ और गुण। यहाँ एडमिशन के लिए कोई जैक काम नहीं आती, सिर्फ आपका हुनर, आपकी काबिलियत और मुश्किलों के सामने डटे रहने का आपका हौसला ही काम आता है। कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए आप नालंदा को नहीं चुनते, बल्कि नालंदा आपको चुनती है। हाँ, देश विदेश के होनहार बच्चों को चुनकर इस यूनिवर्सिटी में लाया जाता है। जिन परिवारों के बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाता है, वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। और बाकी के लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी बस बीते कल की कोई बात है, क्योंकि जो यहाँ गए नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है। लेकिन यहाँ बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि किताबी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्टूडेंट्स को कमांडो ट्रेनिंग पास करना होता है। शस्त्र विद्या के अलावा सातों चक्रों को जागृत करना होता है। अपने बचपन को अलविदा कहने के बाद और जवानी की दहलीज तक पहुंचने से पहले भी एक उम्र होती है। इस उम्र में आंखों में बहुत से सपने होते हैं, दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। कुछ लोग इस उम्र में बहुत सीरियस हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अलमस्त अलहर मौज में दिन काटते रहते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास अलग अलग स्टूडेंट्स का मिक्स होती है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में, जहां आज मिस लोकमुद्रा पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी का नियम है कि सीनियर क्लासेस के ब्राइट स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स की एक्स्ट्रा क्लासेज लेते हैं, ताकि उनका खुद का रिवीजन हो जाए और जूनियर स्टूडेंट्स बिना हिचक के सवाल पूछ सकें। वैसे तो सभी सीनियर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मिस लोकमुद्रा की बात ही कुछ अलग है। 5 फुट 7 इंच लंबी मिस लोकमुद्रा किसी मॉडल से कम नहीं लिखती। खूबसूरत चेहरा, कमाल की फिगर और कत्ल करने वाली आंखें। उन्हें देखकर हर जूनियर आहें भरता था, लेकिन यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन और नियमों से डरकर किसी की खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। 17 साल की मिस लोकमुद्रा जब भी क्लास लेने के लिए आती है, तो सभी की निगाहें उसके पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ तक कि जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह किसी पर चिल्ला रही होती है, तब भी वो बेहद खूबसूरत लगती है। हर बार की तरह आज भी लोकमुद्रा पूरी तल्लीनता के साथ क्लास लेने में व्यस्त है। उसका पूरा फोकस स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाने पर है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक लोकमुद्रा की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी, जो अपनी डेस्क पर अपना सिर झुकाकर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। इसे देखते ही लोकमुद्रा चुप हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर छा गई। वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अब तक बाकी क्लास का ध्यान अपने क्लासमेट पर नहीं गया था, लेकिन लोकमुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बाकी सबका ध्यान भी अब इसी तरफ था। इस लड़के के क्लासमेट्स को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुद्धू बैकबेंचर लड़का फिर से मिस लोकमुद्रा की क्लास में सो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस बेवकूफ लड़के की हरकत को देखकर एक लड़का धीरे से अपने साथ बैठे लड़के के कान में बोला, मिस लोकमुद्रा जब भी क्लास लेने आती है तो मैं तो उनकी नशीली आंखों में ही खोया रह जाता हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ फिर से कैसे सो गया। लोकमुद्रा दबे पांव चलती हुई इस लड़के के पास पहुंची। वो लड़के की दे सक पर झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, पर यह लड़का इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। लोकमुद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे देखकर साफ था कि वो इस लड़के की अच्छी तरह क्लास लगाएगी, लेकिन तभी किसी ने एक नर्म आवाज में उस लड़के को जगाने के लिए उसे आवाज दी, इरावती, मयंक, ओ मयंक, उठ मयंक। नैरेटर, यकीनन ये आवाज लोकमुद्रा की नहीं थी। मयंक, हाँ यही नाम है इस बुद्धू बदतमीज का। तो ये आवाज मयंक के पीछे वाली डेस्क से आई थी। गहरी नींद में सो रहे मयंक को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो थोड़ा सा हिला डुला और फिर उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मलते हुए धीरे धीरे खोला। उसका सिर अभी भी उसकी डेस्क पर भी था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी नजर अपनी डेस्क पर झुककर खड़ी लोकमुद्रा पर पड़ी। नींद से उठने के बावजूद मयंक के मुंह से निकला, मयंक, वाओ क्या फिगर है, 3-6-2-4-3-6। नैरेटर, अपनी समझ में मयंक ने ये बात बहुत धीरे से बड़बड़ाकर कही थी, लेकिन क्लास पूरी तरह से शांत थी, इसलिए उसकी ये टिप्पणी पूरी क्लास को साफ साफ सुनाई दे गई। एक पल के लिए सब हक्के बक्के हो गए और उसके बाद पूरी क्लास को गुस्सा आ गया। एक लड़का तो उठकर ये तक बोला, लड़का, मुझे भरोसा नहीं होता मयंक कि तुम मिस लोकमुद्रा के लिए ऐसी छिछोरी और गंदी बात कर सकते हो।
कितने बेशर्म और कमीने हो तुम। नैरेटर, ये बात सुनते ही मयंक ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मला और बैठकर अपने चारों तरफ देखा। पूरी की पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और हर नजर में गुस्सा था। एक पल के लिए मयंक को ऐसा लगा कि अगर इस क्लास को मौका मिला तो अभी सब मिलकर उसे पीट डालेंगे। उसने घबराकर अपनी निगाहें मिस लोकमुद्रा से हटा ली और सामने की तरफ देखने लगा। जो शानदार नजारा कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसे फिर से देखने के लिए उसने अपनी नजरें घुमाई और फौरन उसे क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो गुस्सा था वो याद आया और उसने नजरें ऊपर उठाकर उस शानदार नजारे वाली के चेहरे को देखा। उसे मिस लोकमुद्रा का खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आया। मयंक अंदर तक हिल गया। वो सोचने लगा कि अनजाने में वो ये क्या कर बैठा। उसे तो नींद में ये लगा था कि इरावती उसे पुकार रही थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे 16 साल की एक मासूम सी दिखने वाली लड़की नजर आई जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। मयंक ने उस लड़की पर एक कहर भरी नजर डाली और बुदबुदाकर उसे कुछ गुस्से में कहा। अब वो समझ गया था कि उसके साथ नींद में धोखा हो गया था। वो समझा था कि उसे इरावती पुकार रही है और उसके बगल में खड़ी है जबकि वो मिस लोकमुद्रा थी। उसने मन ही मन सोचा कि कप साइज में फर्क देखकर ही उसे समझ जाना चाहिए था। अपनी सोच से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने मिस लोकमुद्रा का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें समझाने के लिए कहा, मयंक, आई एम सॉरी मिस लो। नैरेटर, आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए क्योंकि मिस लोकमुद्रा ने उसे कोई मौका न देते हुए उससे सवाल पूछ डाला। लोकमुद्रा, जल्दी बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किसने की थी और कब? नैरेटर, मिस लोकमुद्रा के चेहरे से साफ था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में तो थी ही साथ ये जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन मयंक ने क्रिएट कर दी थी वो उससे बचना भी चाह रही थी। मयंक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने जवाब देना शुरू किया। मयंक, वेल, नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त डायनेस्टी के रूलर कुमारगुप्त ने 414 से 455 एडी में एस्टेब्लिश की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने यह जमीन और इस पर बनी इमारत बौद्ध संघ को दान में दी थी। ये इंडिया में हायर एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था और आज भी है। बिहार के नालंदा जिले में आज भी एक्सटेंडेड कैंपस के रूइंस है जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। और असल यूनिवर्सिटी यहाँ राजगीर के जंगलों में है जहाँ आप और हम सब इस वक्त मौजूद हैं। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा के चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आ रही थी क्योंकि मयंक ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था। यही जवाब किताबों में भी लिखा था और यही उसे और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता था। जवाब न देने पर वो मयंक को सजा दे सकती थी जो इस वक्त नहीं हो सकता था, इसलिए उसने तमतमाते हुए फौरन अगला सवाल पूछा। लोकमुद्रा, भारत के किन्हीं 5 मार्शल आर्ट्स के नाम बताओ। नैरेटर, मयंक एक पल को सोचने लगा। मिस लोकमुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि मयंक को सोचता हुआ देखकर वह खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़के की बदतमीजी के बदले इस लड़के को सजा दे ही डालेगी। मिस लोकमुद्रा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मयंक ने जवाब देना शुरू किया। मयंक, सबसे पहला है कलरीपायट्टू जो 4th सेंचुरी में केरल में स्टार्ट हुआ और भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। अगला है सिलंबम जो तमिलनाडु का एक मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है और लाठी चलाने जैसा होता है। अगला मार्शल आर्ट मणिपुर के मेइटी लोगों ने बनाया था। इसका नाम है थोंग टा और सरितसरक। थोंग मतलब तलवार और टा मतलब भाला। अगला नाम है थोटा। ये मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और इसमें लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट इन लाइन है पंजाब का गतका। इस आर्ट में कृपान, तलवार और कतार आदि की तरह के हथियारों का यूज किया जाता है। नैरेटर, पूरी क्लास ध्यान से मयंक के जवाब सुन रही थी। मिस लोकमुद्रा को इस बुद्धू लड़के से जवाबों की उम्मीद नहीं थी और वो इंप्रेसिव थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न लाते हुए अगला सवाल पूछा। लोकमुद्रा, फीनिक्स बर्ड के बारे में क्या जानते हो? मयंक, जादू के इतिहास में फीनिक्स को एक बहुत ही प्यारा पक्षी माना जाता है। फीनिक्स बर्ड्स ओरिजिनली अरेबिया से बिलोंग करते थे और अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक जी सकते थे। बूढ़े होने पर मरने के लिए ये खुद ही सूखे पत्ते और छोटी टहनियां इकट्ठी कर लेते थे और अपने पंखों की हवा से उसमें आग लगाकर खुद ही अपना अंतिम संस्कार कर लिया करते थे। इस तरह ये पक्षी आग में जलकर मर जाया करते थे। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा के साथ पूरी क्लास हैरान थी। क्लास में सोते रहने वाला ये नालायक सारे जवाब कैसे जानता था? मयंक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। क्या मिस लोकमुद्रा और मयंक की ये बहस यही खत्म हो जाएगी या इसका रिजल्ट होगा कुछ ऐसा जो कोई सोच भी न सकता हो? ये जानने के लिए सुनिए महाबली मयंक का एपिसोड 2 ओनली ऑन पॉकेट FM। CH2 चैलेंज एक्सेप्टेड। मयंक से नाराज मिस लोकमुद्रा उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और मयंक ने तीनों ही सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए थे। उसने अपना आखिरी जवाब खत्म किया ही था कि मिस लोकमुद्रा ने उसे टोकते हुए कहा, लोकमुद्रा, लगता है तीसरे सवाल के जवाब में तुम थोड़ा अटक गए। तुम ये बताना तो भूल ही गए कि फीनिक्स अपनी राख से 9 दिन बाद फिर से पैदा हो जाया करते थे। क्लास में अगर ध्यान दोगे तो चीजें दिमाग में बैठेगी। नैरेटर, मयंक ने अपनी नजरें मिस लोकमुद्रा के चेहरे पर जमाते हुए कहा। मयंक, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता, लेकिन इतना जरूर याद रख सकता हूँ कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस फ्रेज यहीं से निकला है। शायद आप ये बताना भूल गई। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा के गुस्से को फिर से मयंक ने हवा दे दी थी। वो बोली, लोकमुद्रा, तुम खुद को समझते क्या हो? नैरेटर, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक, जादूगर और योद्धा होना कोई खुद नहीं चुनता बल्कि आप किस फैमिली और किस लाइनेज से हैं उससे ये डिसाइड होता है। जैसे कुछ लोगों को विरासत में जादू मिलता है, कुछ लोगों को मार्शल आर्ट्स की अच्छी जानकारी अपने परिवार से मिलती है तो कुछ लोगों को फाइन आर्ट्स की जानकारी अच्छी खासी होती है। लोकमुद्रा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी जानकारी होगी। नैरेटर, हालांकि वह अभी भी गुस्से में थी पर मयंक ने सिंपल तरीके से कहा। मयंक, मुझे ये सब बातें मालूम होना जरूरी है।
राजाओं के वंशज यानी कि रूलर्स की डायनेस्टी से आने वाले हर बच्चे को ये बातें घुट्टी में मिलाकर बचपन में ही पिला दी जाती हैं। नैरेटर मयंक की बात सुनते ही क्लास के एक लड़के के गले में वो पानी फंस गया जिसे वो पी रहा था और उसे खांसी का दौरा शुरू हो गया। क्लास के सभी स्टूडेंट्स की आंखें मयंक के चेहरे पर टिकी हुई थी और सबके चेहरे पर हैरानी थी। सबको लग रहा था कि यह लड़का पागल है जो कुछ भी बकवास किए जा रहा है। क्लास के हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ये मयंक आखिर कितना बेशर्म हो सकता था। सभी जानते थे कि मयंक एक नमूना था और उसकी उल जलूल हरकतें किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। इस लड़के ने न केवल सबके सामने मिस लोकमुद्रा की इंसल्ट की थी बल्कि अब ये किसी राजघराने से होने का झूठा दावा भी कर रहा था। क्लास के लड़कों को लग रहा था कि वो मिस लोकमुद्रा को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। क्लास के इंटेलिजेंस लड़के सोच रहे थे कि आखिर ये किस खेत की मूली था। जब से यूनिवर्सिटी में आया था तब से ही ये किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और तो और मेडिटेशन के जरिए जो 7 चक्र जागृत करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी था, ये मयंक वहां पर भी फिसड्डी था। न जाने कब से ये पहले ही चक्र पर अटका हुआ था और उसे भी जागृत नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ईयर के लगभग सभी स्टूडेंट्स पहले चक्र यानी कि मूल आधार को जागृत कर चुके थे और कई स्टूडेंट तो दूसरे, तीसरे या चौथे चक्र तक भी पहुंच चुके थे। मिस लोकमुद्रा खुद भी 6 चक्र जागृत कर चुकी थी। अगर मयंक को देखा जाए तो इतना पतला दुबला कमजोर सा था कि उसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि मार्शल आर्ट्स में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था और न ही एथलेटिक्स में। फिर ये लूजर अपने किसी राजघराने से होने का दावा कैसे कर सकता था। सभी सोच रहे थे कि ये झूठा और बेशर्म लड़का और क्या क्या कमाल दिखाने वाला था। राजघराने वाली बात सुनकर मिस लोकमुद्रा ने एक गहरी सांस ली जिससे उसका सीना एक बार फूला और उसमें हलचल हुई। मयंक ने अपनी आंखों को रोकने की कोशिश की लेकिन यह एक शानदार नजारा था और वो अपनी नजरों को रोक नहीं सका। लोकमुद्रा ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरती हुई वो बोली, लोकमुद्रा, अगर तुम राजघराने से हो तो तुम्हें बहुत सी चीजें बचपन में ही सिखाई जानी चाहिए थी जिसमें मार्शल आर्ट्स और अपने चक्रों को जागृत करना शामिल होता है। अगर तुम वाकई किसी राजघराने से हो तो अपने पहले चक्र को जागृत करो और अपनी बात को सच साबित करो। नैरेटर मयंक ने बेबाकी से जवाब दिया, मयंक, मेरी अंतरात्मा की शक्तियां अभी सोई हुई हैं। यही कारण था कि मैं क्लास में भी सो गया था और इस वक्त में उन शक्तियां को जगा नहीं सकता वरना मैं ये फौरन करके दिखा देता। नैरेटर मिस लोकमुद्रा को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्टूडेंट को वो क्या कहे। उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी और उसका बस चलता तो वो अपनी आंखों से आग निकालकर उस लड़के को अभी यहीं जला देती। उसने गुस्से में मयंक से कहा, लोकमुद्रा, मयंक, तुम 2 साल पहले एक 15 साल के लड़के के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में आए थे। तब तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम जरूर कुछ करके दिखाओगे क्योंकि तुम में नॉर्मल मॉडर्न सब्जेक्ट्स के अलावा अध्यात्म और मेडिटेशन को समझने की बहुत अच्छी कैपेसिटी थी जिससे मैं ही नहीं बहुत से सीनियर टीचर भी इंप्रेस हुए थे। लेकिन बहुत से मेंटर्स के समझाने और गाइड करने के बावजूद तुम पिछले 2 सालों में अपनी चेतना और अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कर सके। ना ही तुम अपना कोई चक्र जागृत कर पाए हो। अभी तक पहले ही चक्र पर अटके पड़े हो। ये जो दिन भर तुम यहाँ से वहाँ आवारागर्दी करते हुए कैंपस में घूमते रहते हो और क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, उसके बाद तुमने क्या पाया है? नतीजा तो वही नील बट्टे सन्नाटा है। और अपनी हिमाकत तो देखो, आज तुम पूरी क्लास के सामने अपने किसी राजघराने से होने का झूठा दावा कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है ये सब करने की, और ऊपर से कैसे अजीब अजीब बहाने बनाकर क्लास में सोने को जस्टिफाई भी कर रहे हो। सब जानते हैं कि इन 2 सालों में तुमने यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम में सबसे बुरा परफॉर्म किया है और तुम फेल हुए हो। यूनिवर्सिटी का रैंकिंग सिस्टम अगर पूरी तरह से लीनियंट हो जाए तब भी तुम आखिरी से ऊपर वाले सटे पर नहीं आ सकते। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती क्या? नैरेटर गुस्से में भरी हुई लोकमुद्रा इतना कुछ लगातार बोले जा रही थी कि पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। हर कोई उसे देख रहा था क्योंकि आज से पहले किसी ने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। मयंक तो जैसे खुद सदमे में था। उसने मिस लोकमुद्रा के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से में लाल हो गया था और वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसे यहाँ आए 2 साल पूरे हो चुके थे। फिर उसे याद आया कि हाँ, वाकई 2 साल बीत चुके थे लेकिन उसकी जिंदगी अब भी वही की वही थी। उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी। वो ये जानकर बहुत हैरान था कि मिस लोकमुद्रा जिसे सब खूबसूरती की देवी कहते थे, वो पहले ही दिन से उस पर नजर रखे हुए थी। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के दिन से मिस लोपामुद्रा की नजर उस पर थी। ये सोचते ही वो थोड़ा सा खुश हो गया। इधर गुस्से में बहुत कुछ बोल चुकने के बाद लोकमुद्रा जब शांत हुई तो उसने अपने सामने खड़े लड़के को ध्यान से देखा। लड़का हैंडसम था और उसकी आंखें गहरी और सुंदर थी। 17 साल की नाजुक उम्र में भी ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा था तो जाहिर सी बात थी कि बड़ा होने पर वो एक बहुत डैशिंग आदमी बनने वाला था। इस लड़के के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। लोकमुद्रा को लगा कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट फटकार दिया। वो खुद से सवाल करने लगी कि कहीं वो बहुत ज्यादा रूड तो नहीं हो गई। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने मयंक से कहा, लोकमुद्रा, इस साल के यूनिवर्सिटी के क्वार्टर फाइनल एग्जाम्स में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। अगर तुम उसमें भी फेल हो गए तो कोई भी तुम्हें सस्पेंड होने से बचा नहीं पाएगा। यूनिवर्सिटी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगी। तुमने अपनी पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को मजाक समझ रखा है ना? नैरेटर पूरी की पूरी क्लास सांस रोके इन दोनों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी मयंक के साथ अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी थी और अब उसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेने वाली थी। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या यूनिवर्सिटी से वाकई मयंक को निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक अलग ही केस होगा क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होना इतना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट पर बहुत मेहनत करती है और तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ती जब तक वो किसी से बिल्कुल ही नाउम्मीद ना हो जाए। तभी कमरे के बिल्कुल पीछे से एक स्टूडेंट बोला, कौस्तुभ, अगर मयंक को यहाँ से निकाल दिया तो मैं भी चला जाऊंगा।
नैरेटर, ये मयंक का अच्छा दोस्त कौस्तुभ था जिसने सपाट लहजे में अपनी बात कह डाली। क्लास के कई बच्चों ने कौस्तुभ की तरफ देखा और कुछ लोगों ने जेलस फील किया और वहीं कुछ लोगों को ये देखकर अच्छा लगा कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मिस लोपामुद्रा ने आगे कहा कि लोपामुद्रा, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि कौस्तुभ को अगले साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो यूनिवर्सिटी के बैटल हाउस में वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेगा या फिर लॉजिक एंड रीजनिंग को डेवलप करने का स्किल भी चुन सकता है। उसका फ्यूचर तुम जैसे लूजर के साथ स्टक नहीं किया जा सकता मयंक। तुम केवल एक भारी पत्थर की तरह उसके पैरों में बंध जाओगे और उसे डुबो डालोगे। नैरेटर, इतना कहकर मिस लोपामुद्रा ने मयंक के चेहरे पर एक तरस से भरी नजर डाली क्योंकि इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के रास्ते अलग अलग होना अब तय था। मयंक को बुरा लगा और फिर भी उसने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लेकर मिस लोपामुद्रा से पूछा, मयंक, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कौस्तुभ के पैरों में बंधे हुए वजन की तरह हूं जो उसकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनेगा? नैरेटर, मिस लोपामुद्रा कुछ कहती उससे पहले ही कौस्तुभ पीछे से खड़ा हुआ और चिल्लाकर मिस लोपामुद्रा से बोला, कौस्तुभ, आप चुप हो जाए, लड़की हैं तो कुछ भी बोलेंगी क्या? नैरेटर, कौस्तुभ की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि अगर उसका बस चला तो इस वक्त वो मिस लोपामुद्रा को खंजर भी मार सकता था। मयंक ने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, मयंक, बैठ जा यार। नैरेटर और कौस्तुभ ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सीट पकड़ ली। क्लास में कई स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे मयंक के वर्ड्स कौस्तुभ के लिए फाइनल वर्ड्स थे। तभी मयंक ने मिस लोपामुद्रा से कहा, मयंक, मिस, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऑफिशियली इस साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। नैरेटर, क्लास के पीछे बैठे कौस्तुभ की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली 2 साल के बाद मयंक अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला था। यूनिवर्सिटी के पिछले 2 सालों के दौरान हर कोई कौस्तुभ की असाधारण प्रतिभा के बारे में जान गया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही मार्शल आर्ट्स में भी उसका कोई सानी नहीं था। मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो केमिस्ट्री और आर्ट्स में भी उतना ही अच्छा था। उसकी नॉलेज का लेवल यूनिवर्सिटी के कई सीनियर लेक्चरर्स की टक्कर का था। वो मयंक का इकलौता दोस्त था और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फॉर्मूलास और इक्वेशंस को आसानी से समझ लेता था और सॉल्व भी कर लेता था, लेकिन फिर भी मयंक को समझना इतना आसान कहाँ था। क्या मयंक चैलेंज को पूरा कर पाएगा या उसे झेलनी होगी इंसल्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH3 2 साल किए बर्बाद। नैरेटर, नालंदा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की क्लास में मिस लोपामुद्रा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही थी जिसके बीच में उन्होंने मयंक को सोते हुए पकड़ा और फिर उसकी बदतमीजी पर उसे डांटा। बातों बातों में मयंक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो इस बार के क्वार्टरली एग्जाम्स में हिस्सा लेगा। बात पूरी क्लास के साथ साथ मिस लोपामुद्रा तक के लिए शॉकिंग थी क्योंकि मयंक की परफॉर्मेंस कभी भी ऐसी नहीं रही थी कि उस पर काउंट किया जा सके। मयंक की बदतमीजी से मिस लोपामुद्रा नाराज भले ही थी लेकिन वो बुरी इंसान नहीं थी, इसलिए किसी स्टूडेंट का नुकसान होते हुए वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। उसने मयंक को समझाने के लिए कहा कि वो एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं था। उसका शरीर बहुत कमजोर था क्योंकि उसने पूरे साल में एक बार भी रेगुलर वर्कआउट में कभी हिस्सा ही नहीं लिया था। उसके साथ ही वो अपने सातों चक्रों को जागृत करने में अभी तक असफल रहा था और अभी तक पहले चक्र यानी कि मूलाधार पर ही अटका हुआ था। ऐसे हालात में अगर वो क्वार्टरली एग्जाम्स में भाग लेता तो उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लोपामुद्रा ने मयंक के चेहरे पर एक नजर डाली और तरस खाते हुए एक आह भरी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर ये लड़का आज से भी मेहनत करनी शुरू कर दे तब भी इसके लिए देर हो चुकी है क्योंकि इतना वक्त नहीं बचा था कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाए। कितनी भी मेहनत कर ले, जीरो से हीरो बनने में वक्त लगता है और वक्त ही तो नहीं बचा था। तभी मयंक ने बोला, मयंक, और अगर मैं पास हो गया तो? नैरेटर, लोपामुद्रा सोचने लगी कि ये बेचारा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ ओवर कॉन्फिडेंट लड़का था। इसे पता ही नहीं था कि ये कहाँ लैग कर रहा था और क्या इसकी एबिलिटीज थी और क्या इसके वीक पॉइंट थे। फिर भी लोपामुद्रा ने उसका दिल रखने के लिए कहा कि लोपामुद्रा, अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे करने के लिए फ्री हो। नैरेटर, मयंक ने ऊपर से लेकर नीचे तक लोपामुद्रा की अट्रैक्टिव फिगर को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। न चाहते हुए भी उसकी आंखें वापस वही देखने लगी जहां उसे नहीं देखना चाहिए था और उसने बहुत कमजोर धीमी आवाज में पूछा, मयंक, क्या मैं जो भी करना चाहता हूं वो करना ठीक होगा? नैरेटर, पूरी की पूरी क्लास की नजरें फिर से इस लड़के के चेहरे पर जम गई। ये कैसा बदतमीज और अजीब तरह का लड़का था? इसकी इस बात का क्या मतलब था? कई लड़के उसे मन ही मन गालियां देने लगे। अगर उनका बस चलता तो वो सब मिलकर अभी उसे क्लास से खींचकर नीचे ग्राउंड में ले जाते और पीट डालते। एक बार गलती करने के बावजूद ये फिर से मिस लोपामुद्रा के साथ कैसी एम्बेरसिंग बातें कर रहा था। नेचुरली मिस लोपामुद्रा को भी अंदाजा था कि मयंक की नजर कहाँ थी। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत दया इस लड़के के लिए आई थी वो एक ही पल में मर गई। उसकी खूबसूरत आंखों में फिर से गुस्सा आने लगा और वो मयंक को घूरते हुए बात को खत्म करने के इरादे से बोली, लोपामुद्रा, हाँ ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो कर सकते हो तुम, अगर पास हुए तो। नैरेटर, मिस लोपामुद्रा ने मयंक को घूर कर देखा। ये लड़का आराम से मुस्कुरा रहा था। लोपामुद्रा को याद आया कि 2 साल पहले जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था तो उस समय सिर्फ 15 साल का था। सभी टीचर्स के सामने इसकी मुस्कान तब भी ऐसी ही मासूम और नेचुरल थी। जहां बाकी सभी न्यूकमर घबरा रहे थे वहां ये बहुत कॉन्फिडेंट था। एंट्रेंस टेस्ट में इसके टैलेंट का लोहा सभी ने माना था क्योंकि इसका IQ और इसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस सबसे ज्यादा थी। 2 साल पहले जब ये आया था तो इसके शरीर में लचीलापन था और ये चीजों पर बहुत ध्यान से फोकस करता था जिसकी वजह से मार्शल आर्ट्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। लेकिन अब जब ये यूनिवर्सिटी में 2 साल बिता चुका था तो इसे मयंक का बेडलक कहे या उसका आलसीपन, लेकिन वो 2 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा का वैसा ही था। मतलब उसने किसी भी एरिया में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया था।
ज्यादातर टीचर्स का अब यह मानना था कि ये बहुत ज्यादा सुस्त और नालायक बच्चा था जो अक्सर क्लासेज में एब्सेंट ही रहता था। लेकिन हाँ, इसकी आंखों की चमक और मुस्कुराहट की मासूमियत अभी भी वैसी की वैसी थी। मिस लोकमुद्रा ने सवाल पूछा कि लोकमुद्रा, अगर तुम नहीं कर पाए तो? नरेटर मयंक ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि क्या वो मयंक को चैलेंज कर रही थी या अपने वादे से पीछे हट रही थी। लोकमुद्रा को याद आया कि उसने अभी अभी मयंक को वादा किया था कि अगर वो ये चैलेंज जीत गया, यानी कि अगर वो क्वार्टरली एग्जाम्स में सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया, तो वो अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, अपनी मर्जी चला सकता है। उसे ये भी याद आया कि कुछ ही देर पहले उसके दोस्त कौस्तुभ ने कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी ने मयंक को सस्पेंड करने का फैसला लिया तो वो मयंक के साथ ही यूनिवर्सिटी से चला जाएगा। ये बात याद आते ही लोकमुद्रा की हंसी छूट पड़ी, जिसे उसने मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर मयंक के पीछे बैठे कौस्तुभ पर एक नजर डाली और फिर बोली, लोकमुद्रा, आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो सीधे सीधे बेचारे कौस्तुभ का फ्यूचर ही खतरे में डाल रहे हो। नरेटर कौस्तुभ अपनी क्लास का ही बेस्ट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो वो अपने छठे चक्र को जागृत कर चुका था, जो क्लास के सबसे अच्छे बच्चों से भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। मिस लोकमुद्रा भी अभी छठे चक्र को जागृत करने के प्रोसेस में थी। अभी उसका चक्र जागृत हुआ नहीं था। हालांकि मिस लोकमुद्रा के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से सब लोग यही कहते थे कि वो छठा चक्र जागृत कर चुकी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह उस पर काम कर रही थी। कौस्तुभ सोचने लगा, उसने यूनिवर्सिटी में आने के लिए और यहाँ पर भी सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और अभी भी कर रहा था। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। वो मन ही मन सोचने लगा कि मयंक ने वादा तो कर दिया है, लेकिन क्या वो इसे पूरा भी कर पाएगा? बिना तैयारी के वो एग्जाम में क्या गुल खिलाएगा? मिस लोकमुद्रा वापस पोडियम पर चली गई और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से क्लास के स्टूडेंट्स को देखा और फिर कहा, लोकमुद्रा, क्वार्टरली एग्जाम्स में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। प्लीज अपने टाइम को दिमाग लगाकर इस्तेमाल करें। अपना टाइम वेस्ट ना करें और जिन चीजों में आप वीक हैं, उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप ये सोचेंगे कि फाइनल एग्जाम्स तक आप मेहनत कर लेंगे, तो याद रखिए तब एक और नया बैच आ जाएगा और आप यकीनन उनके साथ बैठकर क्लास रिपीट नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे नंबरों से अगली क्लास में प्रमोट होना है, तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। नरेटर इसके बाद मिस लोकमुद्रा क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लेकर उन्हें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने लगी, ताकि वो सावधान हो जाएं और अच्छी ग्रेड्स के लिए कमर कस लें। नालंदा के सभी स्टूडेंट्स को पता था कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी थे। उन्हें बताया गया था कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्तचक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहा जाता है। जब ये स्टूडेंट्स यहाँ आए थे तो किसी का कोई भी चक्र जागृत नहीं था, लेकिन फर्स्ट ईयर में इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये कम से कम 3 चक्र तो जागृत कर ले, क्योंकि अगर शुरुआती 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो तो वह स्वस्थ कहलाता है। नालंदा की शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाली पाए और ट्रेनिंग के लिए फिट होना जरूरी था। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र और उसके बाद 2 स्वादिष्ठान चक्र, 3 मणिपुर चक्र, 4 अनाहत चक्र, 5 विशुद्ध चक्र, 6 आज्ञा चक्र और 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी जगह पक्की करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 18 वर्ष की आयु से पहले कम से कम छठे चक्र को जागृत करना जरूरी था। इसके अलावा बाकी विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन अपेक्षित था। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर पाई के साथ मार्शल आर्ट्स मतलब शरीर तोड़ने वाली मेहनत और चक्र जागृत करना मतलब अपने पूरे होश को केंद्रित करना, यानी पूरा फोकस लगाना। लोकमुद्रा क्लास से ये सब बातें कर रही थी कि तभी क्लास के एक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट समीर बोला, समीर, मिस लोकमुद्रा, मैं ये करके दिखाऊंगा। नरेटर कुछ और स्टूडेंट्स ने जोश में अपने हाथ ऊपर उठाए और उत्साह दिखाया। शोर मचाकर स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प महसूस कर रहे थे। मिस लोकमुद्रा ने स्टूडेंट्स से कहा कि आज की क्लास ओवर, और इतना कहकर वो क्लास से बाहर निकल गई। उसकी खूबसूरत फिगर लहराती हुई क्लास से बाहर चल दी और उसके पीछे पीछे क्लास के लड़कों की निगाहें। जब तक लोकमुद्रा नजरों से ओझल नहीं हो गई, लड़के उसे निहारते रहे। इसके बाद पूरी क्लास मयंक की तरफ मुड़ गई। कमीने मयंक को ओढ़ने वाले नहीं थे आज ये सब। आज मयंक ने उस खूबसूरती की देवी को शर्मिंदा किया था जिसके सब दीवाने थे। कोई लड़का कुछ कहता, उसके पहले इरावती चिल्लाई, इरावती, मयंक पीछे मुड़ो। नरेटर इरावती अभी 16 साल की ही थी, लेकिन इतनी सी उम्र में वो गजब की खूबसूरत थी। उसकी काली गहरी आंखें, गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श सबको सहज आकर्षित कर लेते थे। उसका शरीर यौवन से भरा हुआ था और क्लास के लड़के अक्सर उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते थे। कई लड़के उसके बारे में सोचते थे, लेकिन सभी उससे अट्रैक्टेड थे और ज्यादातर उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते थे। वो खड़ी हुई तो मयंक उसका हॉट फिगर देखने लगा। उसने गुस्से में मयंक से कहा, इरावती, बुद्धू लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार। नरेटर अपने ख्यालों में गुम मयंक को एहसास हुआ कि इरावती उससे बात कर रही थी। वो पलटा और बोला, मयंक, तुम जेलस फील कर रही हो ना? तभी मैं कहूं कि कुछ जलने की बू आ रही है। नरेटर इरावती मयंक की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये उल्लू का पट्टा उस पर जेलस होने का इल्जाम कैसे लगा रहा था। उसने मयंक को डराने के लिए उसके पापा की याद दिलाते हुए कहा, इरावती, मुझे जो मर्जी बोल लो, लेकिन अपने पापा को ये बात कैसे समझाओगे? नरेटर मयंक सोचने लगा कि उसके पापा बीच में कहां से आ गए। फिर उसे याद आया कि उसके पापा ने उससे इरावती में इंटरेस्ट लेने को कहा था। इरावती की बॉडी शेप अट्रैक्टिव थी और आवरग्लास फिगर और चाइल्ड बेयरिंग हिप्स होने के कारण वो अच्छी मां हो सकती थी। मयंक ने पलके झपकाए और इरावती को देखने लगा और देखता ही रह गया। वह उसके कर्व से अपनी आंखें नहीं हटा सका। इरावती को देखकर उसके मुंह से निकल गया, मयंक, डैम, चाइल्ड बेयरिंग हिप्स, तुम्हें बेबीज पैदा करने में आसानी होगी और तुम अजीब चीजों के बारे में सोचना बंद करो।
अभी हम बहुत छोटे हैं। अभी बच्चे पैदा करने के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। नरेटर मयंक के इन शब्दों से क्लास में सन्नाटा छा गया। लड़कों को गुस्से के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। उनका मानना था कि यह मयंक हद दर्जे का कमीना और बेशर्म था। अभी कुछ ही मिनट पहले ये मिस लोकमुद्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था और अब पूरी क्लास के सामने इरावती से गंदी बातें कर रहा था। उस इरावती से जो क्यूट और हॉट थी। इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। कैसे रिएक्ट करेगी इरावती इस बात पर जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH4 बहस। नरेटर इरावती मयंक की बात से बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी थी। उसे याद आया कि एक बार मयंक के पिता ने उसके पिता के साथ दोनों बच्चों के भविष्य के रिश्ते के बारे में बात करते हुए मजाक किया था और ऐसी ही कुछ शर्मनाक बातें कह डाली थी। उसने बात को संभालते हुए कहा कि मयंक का दिमाग कुछ ज्यादा ही गलत चल रहा था और इस वक्त वो अपने और मयंक के बारे में नहीं बल्कि मयंक के फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी कि अगर वो एग्जाम पास करने में सफल नहीं हो पाया तो अपने पापा को क्या जवाब देगा। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की तरह इरावती को भी शक था कि ये मयंक इतने कम समय में इतनी मेहनत करके एग्जाम कैसे पास कर लेगा। लेकिन मयंक ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, वो एग्जाम पास करके दिखाएगा। इसी बीच क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक माने जाने वाले समीर ने मयंक को ताना मारते हुए कहा कि समीर, तुम 2 साल से मूलाधार चक्र पर अटके हुए हो और फिर भी इतनी शान से कह रहे हो कि तुम एग्जाम पास करोगे। भगवान के लिए थोड़ी शर्म करो और असलियत के धरातल पर आ जाओ। इतनी लंबी लंबी फेंकना अच्छी बात नहीं है। नरेटर समीर बहुत मेहनत करता था और इसी का नतीजा था कि वो छठे चक्र यानी कि आज्ञा चक्र तक पहुंच चुका था। सभी टीचर्स और सीनियर्स को उम्मीद थी कि इस साल वो मेहनत करके 7वें चक्र तक पहुंच जाएगा और फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में बेस्ट स्टूडेंट का इनाम अपने नाम करेगा। जब समीर बात कर रहा था तब भी मयंक उसे न देखकर इरावती को ही घूरे जा रहा था और ये बात पूरी क्लास के साथ साथ समीर ने भी नोट की। उसने मयंक को लगभग डांटते हुए कहा कि तुम इस क्लास के सबसे बुरे स्टूडेंट हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इरावती जैसी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की से बकवास कर रहे हो। समीर भाई, तू तो सीधे हवा में उड़ रहा है, नीचे आ जा। थोड़ी शर्म कर। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तेरी ऐसी हरकतें देखकर लोग तुझे आवारा बोलते हैं। नरेटर ये शब्द बोले तो भले ही समीर ने थे, लेकिन पूरी की पूरी क्लास मयंक के बारे में इस वक्त ऐसा ही सोच रही थी। पूरी क्लास में से एक अकेला कौस्तुभ ही था जो ये सारी बातें सुनकर अपनी जगह से उठा और अपने दोस्त मयंक के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास होने से ही जैसे मयंक को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। इरावती को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसी टुच्ची हरकतों पर भी कौस्तुभ अपने दोस्त को समझाने की जगह उसी का साथ दे रहा था। उसने गुस्से में घूर कर कौस्तुभ को देखा, लेकिन कौस्तुभ ने मुस्कुराकर फिर मयंक की तरफ देखना शुरू कर दिया। क्लास में सभी जानते थे कि समीर सिनेमा का बड़ा शौकीन था और वक्त बेवक्त किसी ना किसी फिल्म का डायलॉग अपनी बातों के बीच में टिका ही देता था। मयंक को चुप देखकर वो बोला, समीर अबे डर गया क्या? क्या तूने सुना नहीं क्या कि जो डर गया वो मर गया? नरेटर मयंक एकदम शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि समीर के उकसाने वाले शब्दों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पिछले 2 साल में उसने अपने लिए इतने ज्यादा इंसल्टिंग शब्द सुन लिए थे कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब तो बहुत सामान्य बातें थी। लोगों के लिए खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों की बेइज्जती करना सबसे आसान चीज होती है, और वो भी खासतौर से तब जब आसपास कोई सुंदर व्यक्ति मौजूद हो जिसे आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार मयंक ने समीर से पूछा कि क्या वो डॉक्टर था कि उसके दिमाग का एक्सरे करके उसे बेवकूफ, बेशर्म, फिसड्डी और न जाने क्या क्या घोषित किए जा रहा था। समीर ने हंसते हुए कहा कि इसके लिए किसी एक्सरे या MRI की जरूरत नहीं थी। मयंक का रिपोर्ट कार्ड और उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखकर कोई भी आम इंसान ये बात कह सकता था। समीर ने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा कि समीर तू चाहे जो कर ले भाई, एग्जाम तो तेरे से पास ना होना इस बार। नरेटर जिस तरह से समीर मयंक को घूर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आखिरकार मयंक ने उससे कहा कि मयंक, तुम्हें इतनी ही जानकारी है ना सब चीजों के बारे में, तो जरा बताओ कि कलरीपाइट कितने तरीके का होता है। नरेटर मयंक का सवाल सुनकर समीर के चेहरे पर हंसी आ गई। उसे लगा नहीं था कि इतना आसान सवाल पूछकर मयंक उसकी बुद्धि को चेक करना चाहेगा। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा कि समीर, मार्शल आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट ये बात बता सकता है कि कलरीपाइट 2 तरीके का होता है, एक वडकिन और एक थेक्किन। वडकिन यानी कि उत्तरी और थेक्किन यानी कि दक्षिणी। लेकिन केरल के ही उत्तर और दक्षिण भाग रही है, तू कहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में मत पहुंच जाना भाई। नरेटर समीर के इतना कहते ही क्लास ने ठहाका लगा दिया, क्योंकि सभी को लगा कि मयंक ऐसी बेवकूफी कर सकता था कि एक स्टेट के 2 हिस्सों की जगह गलतफहमी में वो देश के 2 भागों को समझ ले। मयंक ने समीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, मयंक अबे साले, ये तो सब जानते हैं कि वडकिन ओरिजिनल कलरीपाइट और थेक्किन उसी का परिष्कृत रूप है जो बाद में दूसरी रियासतों से होने वाले हमलों से बचाव के लिए डेवलप किया गया। ये ज्यादा आक्रामक होता है। नरेटर समीर का चेहरा उतर गया और उसके चेहरे पर उदासी आ गई। पूरी क्लास भी सोचने लगी कि समीर ने जवाब तो सही दिया था, लेकिन उसके बावजूद मयंक कितना बदतमीज था कि फिर भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहा था। समीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि समीर, तूने मुझसे जो पूछा था उस बात का जवाब मैंने दे दिया। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कलरीपाइट सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, तो इतनी पुरानी कला में समय के साथ साथ नई चीजें जुड़ती जाएंगी, ये तो किसी के भी समझने की बात है। इसमें तूने कुछ खास क्या जोड़ दिया? तूने जो पूछा था मैंने उसी का जवाब दिया था। नरेटर कुछ और देर तक दोनों की बहस अलग अलग बिंदुओं पर चलती रही और पूरी क्लास सुन रही थी। आखिर में वाक युद्ध में हारने से बचने के लिए समीर ने मयंक से कहा कि उसने अब तक जो कागजों में या किताबों में पढ़ा था वो उसी बात को दोहराए जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसने कभी किसी स्पर्धा में कुछ करके दिखाया ही नहीं था।
इसलिए क्लासरूम में बकवास करने से अच्छा था मैदान पर उतरकर कुछ करके क्यों नहीं दिखाना, बजाय इसके कि बोल बोल कर बस ज्ञान देते रहो। हालांकि मयंक ने कुछ बातें ऐसी कही थी जो लॉजिकल थी और क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स न चाहते हुए भी उसकी बातों के साथ सहमत थे, लेकिन समीर की बात भी ठीक थी कि सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर तो कोई फिसड्डी बच्चा क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से बहस करे, ये ठीक नहीं था। दोनों के बीच की बहस मार्शल आर्ट से होती हुई आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र के बीच के सभी चक्रों को कवर करती हुई किताबों और आध्यात्म तक पहुंच गई, लेकिन बात का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा था। समीर निस्संदेह एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट था और उसकी जानकारी में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन मयंक न जाने कहां से कैसे कैसे लॉजिक निकाल कर ला रहा था जिन्हें काट पाना समीर के लिए भी मुश्किल हो रहा था। अचानक समीर ने ब्लैक होल और क्वांटम फिजिक्स के कुछ बिंदु समझाने शुरू किए जिनका कोई जवाब मयंक को नहीं मिला, तो उसने अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाकर समीर को बेवकूफ कहा और पीठ फेरकर वहां से चलता बना। समीर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे उसे ललकार कर बोला, समीर अबे साले बात का जवाब तो देकर जा। अभी तक तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब बात का जवाब नहीं मिल रहा है तो चुपचाप पीठ दिखाकर निकल लिया। नैरेटर पूरी क्लास दम साधे देख रही थी। उन्हें लगा कि इस बात पर जरूर दोनों लड़कों की हाथापाई हो जाएगी, लेकिन मयंक पलटा नहीं, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और पूरी क्लास ने देखा कि अचानक उसके शरीर के आसपास एक प्रकाश दिखने लगा। ये रोशनी उसकी त्वचा से ऊपर उठती हुई धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ इकट्ठी हो गई और फिर इस सतरंगी प्रकाश की किरणें मयंक के सिर की तरफ जाने लगी और फिर उसके सिर के पीछे एक बड़ा सा प्रभामंडल बन गया। जहां पूरी क्लास हैरानी से मुंह खोले मयंक को देख रही थी, वहीं समीर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। नालंदा के किसी भी स्टूडेंट्स की बॉडी से किसी भी तरह के प्रकाश के निकलने का मतलब साफ था कि वो अपनी चक्रों की यात्रा में आगे बढ़ रहा था। तभी कौस्तुभ ने मयंक को इशारा किया और वो दोनों क्लास से बाहर निकल गए। कुछ देर तक सभी लोग उन्हें जाते हुए देखते रहे और जब यकीन हो गया कि वो दूर जा चुके हैं तो क्लास में कानाफूसी होने लगी। सभी स्टूडेंट्स खुसर फुसर कर रहे थे कि 2 साल से ये मूलाधार चक्र पर ही अटका हुआ है, लगता नहीं है कि ये उससे आगे निकल पाएगा। और अब ये अपने शरीर से अजीब सी रोशनियां निकालकर न जाने क्या जादू कर रहा था। हालांकि अय्यारी और जादू भी नालंदा के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसमें इतने अच्छे नहीं होते थे कि ऐसे कमाल कर सके जो इस समय मयंक कर रहा था। मन ही मन सभी स्टूडेंट्स के दिल में उसके लिए गुस्सा था, क्योंकि एक तो आज उसने मिस लोकमुद्रा से इतनी बदतमीजी की थी, उसके बाद पूरी क्लास के सामने बेचारी इरावती की बेइज्जती कर डाली थी और उसके बाद अब वो समीर से बिना बात के बहस करे जा रहा था। और तो और जब उससे समीर की बातों का जवाब नहीं मिला तो पीठ दिखाकर अपने शरीर से ये अजीब सी रोशनियां निकाल रहा था। सब सोच रहे थे कि बदतमीज और बेशर्म मयंक में आखिर इतना अहंकारी होने का साहस कैसे है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने समीर को दिलासा दिया कि उसे मयंक की गीदड़ भभकियों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बेस्ट था और एग्जाम्स में फिर से वो मयंक को धूल चटा देगा। समीर का आत्मविश्वास जो थोड़ा सा डगमगाने लगा था वो वापस आया और उसने चैन की सांस ली। उसके क्लासमेट्स ठीक ही तो कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बनाना एक बात होती है और एग्जाम में परफॉर्म करना दूसरी। और उसे यकीन था कि मयंक जैसा कमजोर स्टूडेंट इतनी जल्दी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी वक्त इरावती की बेस्ट फ्रेंड माया ने इरावती को समझाया कि वो इस बदतमीज लड़के को देखना और इससे बात करना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि माया के मुताबिक जल्द ही इरावती फर्स्ट ईयर की क्लास पास करके अगले साल की क्लास के साथ बैठने वाली थी और ये मयंक फेल होकर इसी क्लास में रहने वाला था। भले ही वो दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन मयंक एक महाबिगड़ल और अजीब लड़का था जो किसी भी तरह से इरावती जैसी लड़की की दोस्ती के लायक नहीं था। खासतौर से आज वाली हरकत के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसने इरावती को समझाया कि उस जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंस और स्मार्ट लड़की के लिए भविष्य के दरवाजे अभी खुलने शुरू ही हुए थे और मयंक जैसे बेवकूफ, बदतमीज और घटिया बातें करने वाले लड़के के साथ वो सिर्फ अपना समय खराब कर रही थी। इरावती को भी लगा कि माया की बात तो बिल्कुल ठीक थी और उसने सिर झटक कर मयंक की सारी बेवकूफाना बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। क्या आसान होगा इरावती के लिए मयंक से दोस्ती तोड़कर आगे बढ़ जाना? क्या ये सिर्फ दोस्ती ही है? जानने के लिए कीप लिसनिंग टू महाबली मयंक ओनली ऑन पॉकेट FM। CH5 क्या था मयंक का विशेष उपहार? नैरेटर मयंक क्लास से जा चुका था और माया ने इरावती के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अब वो बच्चे नहीं थे और एक अच्छे भविष्य के लिए इरावती को बुरी संगत से दूर ही रहना चाहिए था। और मयंक से बुरा इस पूरे स्कूल में फिलहाल कोई नहीं नजर आ रहा था। इरावती जानती थी कि उसकी सहेली माया मयंक को बहुत नीची नजरों से देखती थी, क्योंकि उसकी नजर में मयंक सिर्फ एक लूजर था जो सिर्फ शो ऑफ करता था, लेकिन असल में उसमें कोई टैलेंट या कोई क्षमता नहीं थी। माया की हाँ में हाँ मिलाते हुए इरावती ने कहा तो सही कि हाँ उसे भी लगता था कि मयंक सिरफिरा था, लेकिन माया देख सकती थी कि ये बात कहते हुए इरावती उदास थी। उसने इरावती का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उससे कहा कि एक चमचमाता हुआ खूबसूरत कल इरावती के स्वागत में खड़ा था और अगर वो मयंक की तरफ मुड़ मुड़कर देखती रहेगी तो ठोकर खाकर गिर पड़ेगी और उस खूबसूरत कल तक नहीं पहुंच पाएगी। इरावती को बात समझ में आ गई और वो मुस्कुरा दी। SFX चेंज ओवर। नैरेटर कौस्तुभ के साथ चलते हुए मयंक सीधा बोर्डिंग हाउस पहुंचा। ये एरिया स्टूडेंट्स के रहने के लिए था। ये दोनों एक ही क्लास में होने के साथ साथ रूममेट भी थे। अपने कमरे के अंदर पहुंचते ही मयंक ने कौस्तुभ से कहा कि अब वो वाकई अपनी अजीबोगरीब हरकतों को छोड़ना चाहता था। कौस्तुभ ने उसकी बात सुनी और उसे मुस्कुराते हुए कहा कि जिस राजवंश से वो संबंध रखता था उसे देखते हुए जरूरी भी था कि वो अपनी इन हरकतों को छोड़े और अपने सुनहरे अतीत को याद रखते हुए अपने वर्तमान को भी उतना ही शानदार बनाए। कौस्तुभ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उसे यकीन था कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था और जो चाहे वो कर सकता था। ये कौस्तुभ ही था जो हमेशा उलझे हुए और आत्मविश्वास खो चुके मयंक को संभालता था, उसे टूटने नहीं देता था। जब मयंक ने कहा था कि वो राजपरिवार से है तो हर कोई उस पर हंसा था, लेकिन वो अकेला कौस्तुभ था जिसने उस पर विश्वास किया था, हर बार की तरह।
मयंक वास्तव में शक्रादित्य के नाम से जाने वाले कुमार गुप्त के परिवार से था, उनका वंशज था, यानी कि गुप्त वंश की वर्तमान पीढ़ी। जब कौस्तुभ ने उसे हिम्मत बंधाई तो मयंक ने अपने दोस्त से कहा कि वह जानता था कि ये सब बातें सच थी और अब उसे पूरी मेहनत करके अपने गौरवशाली अतीत की खातिर कुछ करना ही होगा। फिर उसने मजाक करते हुए अपने दोस्त से कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे यूनिवर्सिटी से या तो निकाल दिया जाएगा या फिर वो अपने दोस्त से बहुत पीछे रह जाएगा और यह बात उसे और उसके दोस्त दोनों को अच्छी नहीं लगेगी। मयंक ने कमरे के अंदर बने बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोए और कमरे के पीछे की तरफ बने बरामदे में चला गया। ये जगह इस तरह से बनाई गई थी कि बाहर के लोग इसे नहीं देख सकते थे। कौस्तुभ ने फटाफट एक आसन लाकर बिछा दिया। मयंक आसन पर बैठा और अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही देर में उसके शरीर से फिर से हल्का हल्का प्रकाश निकलने लगा और उसके बाद कुछ ही देर में उसके शरीर के चारों तरफ हवा का तेज बवंडर चलने लगा। ये बवंडर इतना तेज था कि जैसे अपने आसपास की सारी शक्ति को खींचकर मयंक के शरीर में डाल रहा हो। कौस्तुभ को लगा और कोई व्यक्ति मयंक को ऐसे देखता तो वो डर जाता, लेकिन कौस्तुभ चुपचाप बैठा अपने दोस्त के शरीर के आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बड़ा होने जा रहा था। हवा का बहुत तेज प्रवाह मयंक के शरीर के चारों तरफ एक भंवर बना रहा था, जिसमें आसपास की सारी ऊर्जा सोखी जा रही थी। इस भंवर के अंदर मयंक का कांपता हुआ शरीर अचानक एकदम स्थिर हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसके शरीर से निकलने वाला सतरंगी प्रकाश एक शांत सफेद रोशनी में बदल गया। हवा की एक बड़ी तेज लहर मयंक के शरीर पर छा रही थी। उसे अपने शरीर के अंदर एक मजबूत शक्ति महसूस हो रही थी जो उसके शरीर में ऊपर की तरफ उठ रही थी। मयंक आलती पालती मारकर बैठा था, लेकिन अचानक हुए इस बदलाव के कारण उसका शरीर कांपने लगा। उसका पूरा ध्यान अपने चक्रों पर था और वो इस समय थोड़ा नाराज था। पिछले 2 सालों में उसने कई बार अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके चैनलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह असफल रहा था। लेकिन आज उसने ठान लिया था कि उसे जबरदस्ती अपनी इस ऊर्जा को सही जगह भेजकर अपने लिए कुछ अच्छा करना है। इस वक्त मयंक का मूलाधार चक्र जागृत हो चुका था और अब ऊर्जा और ऊपर की तरफ उठती हुई मयंक को महसूस हो रही थी। बरामदे के ठीक सामने बरगद का एक पेड़ था, जिसकी सैकड़ों साल पुरानी जटाएं उसकी टहनियों से लटक रही थी और मयंक के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की कुछ तरंगें उस पेड़ तक पहुंचकर उसकी जटाओं को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वयोवृद्ध पेड़ भी ऊर्जा के कुछ कण अपने आप में समाकर बलवान बनने की कोशिश कर रहा था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चक्रों में से कुछ को तो जागृत करना ही है। बस यही सोच थी जिसे पकड़कर मयंक लगा हुआ था और अपने अंदर और बाहर की ताकतों से लड़ रहा था। वो चाहता था कि जल्द ही उसके सारे चक्र जागृत हो जाए, लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा ने उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी ऊर्जा का अवशोषण जारी रखा। इसके बाद उस शक्ति ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में मयंक का रंग पीला पड़ने लगा। उसने अपनी कमर में और अपने पेट में अचानक कंपन महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा हो। उसकी चेतना ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी बहुत बड़ी शक्ति ने ये सब रोक दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना ध्यान भले ही अपने चक्रों को जागृत करने पर केंद्रित किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई और शक्ति ऐसी थी जो उसके शरीर के अंदर ही नहीं उसके आसपास भी थी और उसकी मदद कर रही थी। कौस्तुभ जो ये सब देख रहा था, वो ये देखकर हैरान रह गया कि मयंक के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगे जब आसपास की घास और पौधों तक पहुंच रही थी तो हर चीज हरी होकर लहलहाने लगी थी। हालांकि ये हरियाली का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी जिस भी चीज से मयंक के शरीर से निकल रही तरंगे टकरा रही थी, वो पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही थी। कौस्तुभ की आंखों में ये देखकर चमक आ गई कि आखिरकार वो हो रहा था जिसके लिए मयंक इतनी कोशिश कर रहा था। उसने अपना एक हाथ मयंक के कंधे पर रखा तो उसे बिजली का झटका सा महसूस हुआ। मयंक के शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी और उसके शरीर के अंदर और बाहर जो शक्ति काम कर रही थी उसे कौस्तुभ ने भी महसूस किया। इसमें से कुछ शक्ति कौस्तुभ के शरीर में भी अवशोषित हुई और वो पीछे हट गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या आखिरकार मयंक के चक्र जागृत होने शुरू हो गए थे। काफी देर बाद जब मयंक ने अपनी आंखें खोली तो उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, यानी सुबह हो चुकी थी। वो पिछली शाम से सूर्योदय तक लगा रहा था। पिछले दिन भर की घटनाओं को याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यह महसूस करने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया था। उसने महसूस किया कि न केवल उसका मूलाधार चक्र बल्कि उसका स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र भी पूरी तरह से जागृत हो चुका था। वो खड़ा हुआ तो उसकी नजर सामने बरगद के वृक्ष पर पड़ी और उसने देखा कि ये बूढ़ा पेड़ पहले से बहुत ज्यादा हरा भरा और स्वस्थ लग रहा था। सामने मैदान की धूप भी हरियाली की चुनरी ओढ़े हुए लग रही थी। मयंक को याद आया कि एक बार उसके पिता ने उसे बताया था कि वो किसी गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश का राजकुमार था। किसी समय पर केवल राजगीर ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा इलाका मयंक के पूर्वजों की सल्तनत हुआ करता था। यहाँ तक कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन दी गई थी वो भी उसके पूर्वजों ने ही दी थी और यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी की थी। मयंक सोचने लगा कि क्या पता उसके पिता ने यूं ही उससे झूठ बोल दिया हो कि वो लोग राजवंश से थे। सच ये था कि समय बीतने के साथ साथ राजशाही खत्म हो गई और उनके पास अपना पीढ़ियों पुराना महल और खजाना कुछ भी नहीं रहा और वो सामान्य व्यक्तियों की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए थे। काफी पीढ़ियों के बाद मयंक इस परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसे अपने पूर्वजों की सारी क्षमताएं जन्मजात विरासत में मिली थी। मयंक को याद आया कि वो अपने बचपन में संस्कृत और प्राकृत भाषा के मंत्र दोहराया करता था। ये मंत्र उसे किसी ने सिखाए नहीं थे, पर न जाने कैसे उसे आते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान केंद्रित किया और वो मंत्र उसे फिर से याद आने लगे और उसके मुंह से निकलने लगे। उसे लगा जैसे उसका शरीर एकदम हल्का हो गया है और वो आकाश और धरती के बीच में उड़ रहा हो। उसे समझ में आ गया कि सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आने जाने की विद्या उसे आती थी
और इसी वक्त उसने अपने शरीर के अंदर उतरकर देखा कि निश्चित तौर पर उसके 3 चक्र जागृत हो चुके थे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। और इसकी वजह से उसे गुस्से वाले, पुराने, धधकते हुए विचार आने बंद हो गए थे और वो एकदम शांत महसूस कर रहा था। अपने दिमाग में चल रहे मंत्रों और कुछ पुराने दृश्यों के बीच उसने ये पाया कि पंचतत्व से बना ये शरीर किसी एक तत्व की शक्ति से बंधा होता है, लेकिन मयंक के शरीर में इन 5 ही तत्वों का पूरा आशीर्वाद था। इन 5 तत्वों की ऊर्जा और शक्ति उसके शरीर में थी। वो महसूस कर सकता था कि वो आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, इन सभी तत्वों की शक्तियों और गुणों को अपने अंदर समाहित कर चुका था। उसने फिर से अपनी आंखें खोली, अपनी हथेलियों को अविश्वास से देखा और सोचने लगा कि यह सब कुछ जो उसने महसूस किया और अभी अपनी जागृत अवस्था में देखा, क्या ये सब सच था? कौस्तुभ अब तक आ चुका था और उसने मयंक का सवाल सुन लिया था। उसने मयंक को विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से उसकी ताकत असली थी और अब वो अपने परिवार की विरासत को संभालने के लिए सही उत्तराधिकारी बन चुका था। मयंक ने आश्चर्य से कौस्तुभ से पूछा, मयंक, तो क्या मेरे परिवार के पूर्वजों ने मुझे कोई उपहार दिया है? नैरेटर कौस्तुभ ने उससे कहा कि कौस्तुभ, हाँ, प्रकृति और स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध जाकर तुम्हारे परिवार की पूर्वज पीढ़ियों ने अपनी सदियों से इकट्ठी की हुई शक्तियां और ताकतें तुम्हें दी है, क्योंकि इतनी पीढ़ियों के बाद तुम ही उन्हें सही उत्तराधिकारी लगे। अब तुम एक बहुत सी विशेषताओं वाले ताकतवर और सक्षम लड़के हो। नैरेटर, मयंक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि उसके परिवार के बहुत से बुजुर्ग अपने पूर्वजों के महान उपहार को प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे, लेकिन ये उसे सहज ही मिल गया था। क्या वाकई ये उपहार मयंक को आसानी से यूं ही मिल गए थे या उसे और अभी और मेहनत करनी होगी? क्या करेगा मयंक इन उपहारों का? ये सब आपको जानना है तो सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH6 तेंदुआ के साथ रेस। नैरेटर, मयंक को अपने पूर्वजों से दियों से इकट्ठी की हुई शक्तियां और ताकतें मिल गई थी और अब वो अपने परिवार की विरासत को संभालने के लिए सही उत्तराधिकारी बन चुका था। अब वो एक ताकतवर और सक्षम इंसान बन चुका था। उसके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन फिलहाल उन सबको दरकिनार करते हुए उसने कौस्तुभ से कहा, मयंक, चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं। नैरेटर, कौस्तुभ ने उसे समझाया कि उस तरफ जाना ठीक नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साफ साफ निर्देश थे कि उस एरिया में आम इंसानों, खतरनाक जानवरों और राक्षसों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वहां जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। कौस्तुभ के लाख समझाने पर भी मयंक के कान पर जूं नहीं रेंगी। उसने ठान लिया था कि उसे राजगीर की पहाड़ियों में जाना है, मतलब जाना है। कौस्तुभ को डरा हुआ देखकर उसने कहा कि ज्यादा आगे नहीं, सिर्फ पहाड़ों की तलहटी तक ही जाएंगे। फिर मयंक ने कौस्तुभ का डर दूर करने के लिए कहा था कि उसके जैसे दोस्त के होते हुए मयंक को डरने की वैसे भी क्या जरूरत है। अगले ही पल मयंक भागता हुआ बोर्डिंग हाउस की चारदीवारी के पास पहुंचा। उसने उस ऊंची दीवार को देखा और कूदकर उस पर चढ़ गया। अगले ही पल दीवार से कूदकर वो पीछे के मैदान में पहुंच गया। कौस्तुभ के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो भी अपने दोस्त के पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा मैदान पार करने के बाद पहाड़ की तलहटी शुरू हो जाती थी, जहां से जंगल घना हो जाता था। इन पर्वतों के उस पार मॉडर्न दुनिया थी। इन पहाड़ों और घने जंगलों की वजह से ही यूनिवर्सिटी आज भी आम लोगों की नजरों से छुपकर स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दे रही है। लगभग दोपहर होते होते वो दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंच गए और वहां से चारों तरफ देखते हुए हैरान होने लगे। पर्वत की चोटी से विशाल यूनिवर्सिटी कैंपस भी थोड़ा छोटा नजर आ रहा था। मयंक के मन में इस समय बहुत महत्वपूर्ण सोच विचार चल रहा था। वो केवल एक कुशल जादूगर या अध्यात्म में अच्छे छात्र या केवल मार्शल आर्ट्स में अच्छे वॉरियर के रूप में अपनी पहचान से कैसे संतुष्ट हो सकता था। उसके जीवन में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया था और इस बात से वो थोड़ा निराश सा था। जब से उसे अपने परिवार के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला था, तब से इसका एक ही सपना था, किसी भी तरह से महाबली शूरवीर योद्धा बनना। यानी ऐसा योद्धा जो न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि युद्ध विद्या में भी पारंगत हो, जिसका शस्त्र संचालन उत्तम और बुद्धि का प्रयोग पूरी तरह विकसित हो। मन पर विजय यानी अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना और इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अपने आप को इतना मजबूत कर लेना कि आसानी से कोई बात आप पर असर न करे, इनका एक और गुण था जिसे मयंक अपने में चाहता था। आज उसने अपने आप में जो भी बदलाव सुबह महसूस किए थे, उनके बाद वह आश्वस्त था कि उसका एक महाबली शूरवीर योद्धा बनने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा था। जो कुछ पिछले 2 साल में नहीं हुआ था, वो पिछले एक दिन में हो गया था। और इससे मयंक का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था और वो शक्तिशाली महसूस कर रहा था। सूरज इस वक्त आसमान में ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था और उसके किरणें चारों तरफ फैली हुई थी। मयंक सूरज के बारे में सोचने लगा। तभी सूरज की किरणों में से एक रोशनी निकली जो आग की लपटों की तरह गर्म और चमकदार थी। चारों तरफ फैलती हुई ये मयंक के शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी और ठीक उसके दिल वाली जगह पर पहुंचकर उसकी छाती के जरिए उसके पूरे शरीर में पहुंचने लगी। मयंक के शरीर का हर हिस्सा इस समय प्रकाशमान था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। कौस्तुभ ने देखा कि कुछ ही सेकंड में मयंक उसकी आंखों के सामने जलने लगा। धधकती हुई लपटों से मयंक के शरीर की त्वचा लाल हो गई थी और फिर एक कर्कश आवाज के साथ उसका शरीर उन लपटों के अंदर बदलता रहा। कौस्तुभ पहले इस बात को देखकर घबराया था, लेकिन जो हो रहा था उसे देखकर जब वो समझा तो वो खुश हो गया। आखिर सोया हुआ शेर जाग रहा था। कुछ ही सेकंड के बाद मयंक की त्वचा किसी क्रिस्टल की तरह चमक उठी और आग की तरह चमकदार भी थी। उसके शरीर के हर रोमकूप में रोशनी की किरणें घुस गई और जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज हुई। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। बहुत सारी रोशनी, आग, तेज आवाजें। सौभाग्य से पहाड़ की चोटी पर मयंक और कौस्तुभ के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो ये सब देख या सुन पाता। ये वाकई एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अगर कोई और इसे देख लेता तो बवाल हो जाता। कुछ और देर हुई और शाम हो गई। सूरज डूबने लगा। मयंक का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई तूफान चल रहा हो। उसकी हड्डियों के लगातार चटकने की आवाज आ रही थी।
आखिरकार जब धीरे धीरे सूरज क्षितिज के नीचे गायब हो गया तो ये सब रुक गया और मयंक ने धीरे धीरे आंखें खोली। कौस्तुभ वहीं बैठा हुआ था और उसने मयंक से कहा, कौस्तुभ, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सबसे पहले तुमने अपने 3 चक्र जागृत कर लिए, उसके बाद तुमने अपने पूर्वजों की शक्ति प्राप्त की, और अब तुमने सूर्य से प्रकाश और अग्नि तत्व की शक्ति प्राप्त कर ली है क्योंकि तुम एक सूर्यवंशी खानदान से हो। नैरेटर 2 साल तक सबके सामने एक बुद्धू की तरह रहने के बाद आज अचानक मयंक निखर कर सामने आया था। उसके 3 चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुके थे। इसके अलावा उसकी बुद्धि को सूर्य की प्रखरता और शरीर को सूर्य का तेज मिल चुका था। वो जागृति के चौथे स्तर यानी कि अनाहत चक्र पर था। अब उसके पास एक अभेद्य लोहे जैसा मजबूत शरीर था। मयंक बहुत खुश था क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति को लौह शरीर प्राप्त करने में कम से कम कुछ महीने का समय तो लगता ही था, लेकिन उसने सूर्य की लपटों को देखते हुए ध्यान विकेंद्रीकरण का उपयोग किया था, जिससे उसकी आत्मा और मन की शक्ति सूर्य पर एकाग्रचित हो गई थी और उसने ये शक्ति आधे ही दिन में प्राप्त कर ली थी। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते थे और मयंक उनमें से एक था। इस समय वो पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह खड़ा हुआ और पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन वृक्ष के पास गया। अपनी मुट्ठी की एक तेज लहर और एक जोरदार झटके के साथ उसने पेड़ के तने पर प्रहार किया। विशाल पेड़ जो कभी उसके सामने खड़ा था एक ही वार में कई टुकड़ों में बंट गया। जिस जगह उसकी मुट्ठी पेड़ के तने पर लगी थी वह जगह अब काली हो चुकी थी। कौस्तुभ ने मयंक के कारनामे के परिणाम को देखकर हौंकते हुए कहा, कौस्तुभ, मुझे यकीन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के वॉरियर क्लब के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे पंच को नहीं सह पाएगा। नैरेटर वॉरियर क्लब में वही लोग जाते थे जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती थी और जो बढ़िया मुक्केबाज या शारीरिक युद्ध करने में सक्षम होते थे। लेकिन निश्चित रूप से अब मयंक के एक मुक्के की ताकत वॉरियर क्लब के लोगों की मिलीजुली ताकत से भी ज्यादा थी। मयंक अपने मुक्के की ताकत से खुश भी था तो आश्चर्यचकित भी। उसने उत्साह से अपनी आंखें बंद की और कोशिश करने लगा कि उसकी आंखों के सामने किसी चीज का चित्र आए। आमतौर पर यह कहा जाता था कि आपकी आत्मिक शक्ति किस स्रोत से आती है, ये जानने के लिए जब आपके शरीर में कोई शक्ति परिवर्तन हो तो आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और वो चीज खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आपको चित्र के रूप में दिखाई देती है। ये कोई कलाकृति हो सकती थी, कोई पहाड़, नदी या फूल हो सकता था। कुछ देर बाद मयंक को बंद आंखों से सूरज जैसा चमकता हुआ एक सितारा दिखाई दिया। प्रकाशवान, तेजस्वी, उज्ज्वल, चमकता हुआ सूर्य। मयंक को यह शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल महसूस हुई कि जैसे इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया हो। अचानक उसे लगने लगा कि जैसे वो खुद ही वो सितारा है। सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर से गुजर रही थी। उसने आंखें खोली और अब उसे विश्वास हो चला था कि उसकी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अपने अंदर के अग्नि तत्व की सामर्थ्य को जांचने के लिए उसने सामने एक ठूंठ को देखा और उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल आग की लपटों से घिरा वो ठूंठ धू धू करके जलने लगा। अब ऊपर आसमान का सूरज और भी तेजी से चमक रहा था। मयंक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर सूर्य की आभा दिखाई देने लगी और उसके चेहरे पर पवित्रता का आभास स्पष्ट दिखने लगा। उसने अपने दोस्त कौस्तुभ को देखा और उसे बताया कि उसे अपनी आंखें बंद करने पर एक सूर्य जैसा चमकता सितारा दिखाई दिया था और इसका मतलब था कि मयंक की ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव थे। जहां मयंक अपने अंदर हुए बदलावों से हैरान था, वहीं कौस्तुभ बाहरी बदलावों से हैरान था। मयंक के शरीर में कुछ बदलाव आए थे। पतला दुबला मरियल सा दिखने वाला मयंक अचानक शारीरिक सौष्ठव का उदाहरण बन गया था। कौस्तुभ अपने दोस्त की सफलता पर रोमांचित था। हालांकि वो खुद छठे चक्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अभी तक उसे अपनी ऊर्जा के स्रोत के बारे में पता नहीं चला था। उसने मयंक से कहा कि वो उसकी ऊर्जा का सोर्स पता करने में उसकी मदद करे, लेकिन मयंक ने मुस्कुराकर उससे कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ये आभास हर स्टूडेंट को अपने अंदर से होता था। इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे क्या? अचानक मयंक को कौस्तुभ के पीछे झाड़ियों में हलचल सी महसूस हुई। उसने कौस्तुभ को चिताया और खुद आगे जाकर देखने लगा तो ये एक तेंदुआ था। तेंदुआ आगे बढ़कर कौस्तुभ पर छलांग लगाने ही वाला था कि मयंक दहाड़ा। मयंक को देखते ही तेंदुए ने खतरे को भांप लिया और अचानक बिजली की गति से भागने की कोशिश की। मयंक ने मन ही मन अपना मंत्र दोहराया, मयंक, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, करो मेरा मार्गदर्शन। ब्रह्मांड, तोड़ो अपनी सीमाएं, करो मेरा समर्थन। नैरेटर मयंक अपनी साधना शक्ति के मंत्रों को बुदबुदा रहा था। तेंदुआ उसके आगे आगे दौड़ रहा था और उसकी परछाई मान लो कि मयंक के दिमाग में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस तेंदुए की लगभग हर चाल मयंक के दिमाग में दोहराई जा रही थी। मयंक अनजाने में उस तेंदुए के हाव भाव की नकल कर रहा था। वो हवा में उछलता हुआ तेजी से भाग रहा था। कौस्तुभ भी भाग रहा था, लेकिन वो तेंदुए की रफ्तार से ताल मिलाने के लिए अभी पर्याप्त कुशल नहीं था, इसलिए तेंदुआ उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। मयंक महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में सिर्फ ताकत नहीं थी, हवा की शक्ति थी। उसने तेंदुए के आसपास के वायु तत्व की शक्ति को समझने की कोशिश की और फिर उसे लगा कि जैसे उसके शरीर ने भी हवा से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। कुछ ही पलों में मयंक जैसे हवा में उड़ रहा था और तेंदुए के पास था। कौस्तुभ ने रफ्तार बढ़ाई और तेजी से दौड़ता हुआ एक नुकीली पेड़ की टहनी लेकर तेंदुए की तरफ दौड़ने लगा। मयंक ने उसे रोकते हुए कहा कि वो तेंदुए को जाने दे क्योंकि मयंक को उससे जो सीखना था वो सीख चुका था। कौस्तुभ ने खुद मयंक को तेंदुए की चाल की नकल करते हुए और वायु तत्व की शक्ति को सोखते हुए देखा था। मयंक ने खुश होते हुए उसे बताया, मयंक, आज मैंने ये भी सीख लिया कि अगर मैं तेंदुए की तरह अपनी तकनीक का अभ्यास करता हूं तो मेरे पास वायु जैसी गति और शक्ति हो जाएगी। हालांकि ये अभी पर्याप्त नहीं है, मुझे इस पर अभी और काम करना होगा। मयंक को और क्या क्या करना होगा अपनी सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए? और क्या ये लापरवाह लड़का इतनी मेहनत कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH7 शाश्वती से सामना।
नैरेटर, जंगल में पहले दिन ही मयंक ने अपनी अंतर्निहित ऊर्जा के स्रोत को पा लिया और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। साथ ही बढ़ी उसकी और जानने और खोजने की जिज्ञासा। अब अगले कुछ दिनों तक मयंक रोज राजगीर की पहाड़ियों पर आने लगा। वहां उसने बंदरों, बाघों, शेरों और यहाँ तक कि पक्षियों के शरीर के आंदोलनों, कंपनी और मूवमेंट को देखा और उनकी नकल की। हर एक दिन वो कुछ न कुछ नया सीखता गया और उसकी प्रगति होती गई। आखिरकार 10वें दिन उसने चौथे चक्र यानी कि अनाहत चक्र और 5वें चक्र यानी विशुद्धि चक्र को जागृत कर लिया। इस दिन और कुछ नहीं करने का सोचकर दोनों दोस्त टहलते हुए जंगल के अंदर चले गए। जंगल घना होता जा रहा था और सूरज की किरणों की रोशनी मध्यम होती जा रही थी। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की कांप रही थी और उनके चारों तरफ के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। वो सोचने लगे कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया था। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर कमजोर दिल लोग डर सकते थे, लेकिन दोनों बहादुर लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस आवाज के स्रोत की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे, जमीन पर बहुत जोर से झटके लग रहे थे और अंत में उन्होंने पेड़ों के घने झुरमुट में एक विशाल, गुस्से में भरे हुए यति को देखा जो 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। मयंक और कौस्तुभ पेड़ों के पीछे छुपकर खड़े होकर उस दानव को देख रहे थे। ये विशाल यति बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि इसके ठीक सामने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की खड़ी थी। लड़की ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि निश्चित तौर पर बड़ी होने के बाद उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाने वाली थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मयंक ने कौस्तुभ से कहा कि जब ये बड़ी होगी तब ये हेलेन ऑफ ट्रॉय, महारानी गायत्री देवी जैसी खूबसूरत महिलाओं जैसी खूबसूरत होगी। फिर मयंक ने उसे ध्यान से देखा और उस लड़की को पहचानते हुए अपने दोस्त को बताया। मयंक, अरे यार, ये लड़की तो शाश्वती है। मैं उसे जानता हूँ। नैरेटर, दरअसल ये लड़की नालंदा यूनिवर्सिटी में एक लेजेंड थी। मयंक उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। कौस्तुभ ने पूछा कि क्या हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। तभी मयंक बोला, मयंक रुको, लगता है कि ये यति घायल हो गया है। नैरेटर, मयंक ने देखा कि यति के शरीर पर चारों ओर घाव थे, जबकि लड़की सुरक्षित दिख रही थी। अचानक वो यति चीखा और तेज गर्जना के साथ लड़की की ओर बढ़ा। उनके आकार के भारी अंतर के कारण ऐसा लग रहा था कि लड़की एक भी हमले का सामना नहीं कर सकती। शाश्वती हमले से बचने के लिए तेजी से एक पेड़ की तरफ उछली। यति ने एक ही बार में पेड़ को गिरा दिया। फिर उसने उस पेड़ को शाश्वती को मारने के लिए हथियार के रूप में उठाया और एक झटके में शाश्वती की तरफ फेंक दिया। यति में बहुत ज्यादा ताकत होने के कारण उसका थ्रो जबरदस्त था और उसकी ताकत भयानक थी। शाश्वती शांत रही, वह पूरी हवा में उछल गई। उसने पत्तों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पत्ते उस यति की ओर ऐसे फेंके जैसे कि वे ब्लेड हो। यति ने हाथ में पेड़ लेकर पत्तियों के ब्लेड को रोकने की कोशिश की। पत्ते बहुत सारे थे और तेजी से यति पर वार कर रहे थे। हालांकि वो पत्तों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेड़ का तना लगभग टुकड़ों में कट गया था। चारों ओर मिट्टी और कंकड़ उछलकर उसने लगे। शाश्वती एक और पेड़ के पीछे गिर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सारा उड़ता हुआ मलबा यति की ओर आ गया। मलबे का हर टुकड़ा एक छोटे ब्लेड की तरह था। एक साथ वे सारे टुकड़े उस यति की त्वचा को थोड़ा थोड़ा करके काटकर उसे घायल कर रहे थे और उसकी आक्रामकता को कम कर रहे थे। इससे भी अधिक भयावह था मलबे का चरम, यानी उस तरह जैसा तीखा भाला जो शाश्वती द्वारा बनाया गया था और यति पर दाग दिया गया था। मयंक ने ये सब देखा और वो हैरान रह गया। युद्ध विद्या में इतनी पारंगत लड़की, इतने अच्छे शस्त्र बनाने का ज्ञान, कमल था। वो पूरी तरह से चौंक गया था। एक पल बाद उसने देखा कि यति की आंख में वो भाला लगा और घायल यति दर्द में तड़पता हुआ कराह उठा और भागने लगा। रास्ते में आने वाले हर पेड़ को उसने उखाड़ा और गिरा दिया। शाश्वती ने यति का पीछा नहीं किया। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरी, मानो वह कोई देवी हो जो अपनी उपस्थिति से इस धरती ग्रह की शोभा बढ़ा रही हो। फिर वो मयंक और कौस्तुभ से बोली, शाश्वती, क्यों भाई, शोधा, एक हकर मजा तो आया ना। नैरेटर, इतना कहकर शाश्वती धीरे से मुस्कुराए। मयंक और कौस्तुभ अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और उस लड़की को देखा जो उनकी उम्र की ही थी। मयंक ने उससे पूछा कि क्या वो पंचतत्वों के विद्या में माहिर थी, क्योंकि उसे देखकर यही लगा था। इस बात का जवाब देना टालकर शाश्वती ने मयंक से कहा कि वो उसे जानती थी, और इतना कहकर वो उसे देखने लगी। मयंक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यूनिवर्सिटी की इतनी खूबसूरत लड़की उसे जानती है, ये सोचते ही उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। वो बोला, मयंक, लगता है कि मैं काफी पॉपुलर हूँ। नैरेटर, शाश्वती बिना मुस्कुराए बोली, शाश्वती, हम 2 साल पहले यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में मिले थे। तब तुमने मेरे बारे में कोई कमेंट किया था जो मैंने सुन लिया था। नैरेटर, जिस तरह का मयंक का लड़कियों को लेकर स्वभाव था उसे याद करके वो एक पल के लिए सब पकाया, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और फिर उसने शाश्वती से पूछा कि उसने आखिर क्या कहा था। शाश्वती ने उसकी तरफ देखा और उससे बहुत प्यारी से मुस्कान दी, जिसे देखकर मयंक को लगा कि उसका दिल किसी भी पल उसके सीने से बाहर निकल आएगा। फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखों से मयंक की आंखों में झांकते हुए कहा, शाश्वती, तुमने अपने किसी दोस्त से पूछा था कि क्या मैं कोई खूबसूरत परी हूँ। नैरेटर, इतना कहकर शाश्वती फिर से मुस्कुराए और फिर वो जंगल में चली गई। मयंक कुछ लम्हे उसे जाते हुए देखता रहा और फिर उसके होठों से निकल पड़ा कि बेशक ये परी ही तो थी। कौस्तुभ ने उसे छेड़ते हुए कहा, कौस्तुभ, लगता है तुझे अभी तक सब कुछ याद है यार। नैरेटर, मयंक ने 2 साल पहले के उस दिन को याद करने की कोशिश की जब वो 15 साल की शाश्वती से मिला था, तो उसने कौस्तुभ से ही कहा था कि मयंक, अरे यार जरा इस बंदी को देख, कोई इंसानी लड़की कभी इतनी सुंदर हो सकती है क्या? ये जरूर आसमान से उतरी कोई परी है, और देखना कुछ सालों में ये इस धरती पर सारे के सारे मर्दों के लिए खतरा बन जाएगी।
जहां से गुजरेगी लोगों के दिल घायल करेगी और एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। नैरेटर मयंक इस बात को याद ही कर रहा था कि कौस्तुभ ने उससे कहा कि कौस्तुभ, शी इज वे आउट ऑफ योर लीग, शी इज वे आउट ऑफ योर लीग, मतलब उसका ख्याल छोड़ दे, तेरे लेवल से बहुत ऊपर की बंदी है। लोग कहते हैं कि उसने सातों चक्र जागृत कर लिए हैं और अयारी और मंत्र साधना दोनों में महारत हासिल कर चुकी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता उसने अभी जो मंत्र इस्तेमाल किए थे वो कितने अद्भुत थे। बहुत से लोग जो काम मुश्किल से भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो चुटकी बजाते ही कर लेती है। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के किसी महान गुरु ने पहले ही उसे अपनी निजी शिष्या बना लिया है और उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन लगी है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी खूबसूरती और उसके टैलेंट की बराबरी नहीं कर सका आज तक। नैरेटर मयंक ने अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा, मयंक, तुम्हारे मुंह से किसी की इतनी तारीफ, इसका मतलब तो यही है कि वो लड़की तुम्हारा दिल उड़ाकर ले गई है। नैरेटर कौस्तुभ ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उसे लगता था कि शाश्वती मयंक में इंटरेस्टेड थी। मयंक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मयंक, चल यार कोई ना, अब तेरी यही किस्मत है तो यही सही, अगर वो मेरे पीछे है तो तू उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे। नैरेटर दोनों वापस चलने लगे। अभी कुछ कदम ही चले थे कि मयंक कौस्तुभ की तरफ मुड़ा और बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए उससे बोला, मयंक, वैसे तुमसे सच बात अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो डेफिनेटली बीवी बनने के लिए सही कैंडिडेट है। नैरेटर इतना कहकर मयंक हंसने लगा और वापस चल दिया। उसके पीछे पीछे चलता हुआ कौस्तुभ ये सुनकर लड़खड़ा गया। उसने पीछे से मयंक को देखा। ये लड़का क्या बोलकर गया था शाश्वती बारे में? शादी करने के लिए एक सही कैंडिडेट, सिर्फ एक कैंडिडेट, क्या घटिया मजाक है। एसएफएक्स चेंज ओवर, एस्टैब्लिश सीन चेंज। नैरेटर इसी तरह पलक झपकते ही वक्त बीतता गया और अब मयंक को राजगीर की पहाड़ियों में जाकर अपने छुपे हुए टैलेंट और क्षमताओं को पहचानते और निखारते हुए 20 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। उसके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आया था। उसकी आंखें कभी भी इतनी ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई नहीं दिखती थी। अब वो आलसी नहीं रहा था। उसकी चाल ढाल बदल गई थी और शरीर मजबूत हो गया था। वो यूनिवर्सिटी के अंदर मैदान में चल रहा था और सब लोग उसे घूरकर देख रहे थे। एक स्टूडेंट से रहा नहीं गया और वो चिल्लाया, स्टूडेंट, ओ ए बदमाश, इतने समय तक कहाँ छुपा हुआ था? भूल गया क्या कि क्वार्टरली एग्जाम्स में सिर्फ 8 दिन रह गए हैं? या डर के चुप गया था? नैरेटर स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में मयंक को देखते ही कानाफूसी शुरू हो गई। लगभग 20 दिन पहले उसने जो कांड किया था वो जंगल की आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुका था। हर स्टूडेंट को पता था कि 20 दिन पहले उसने क्लास में मिस लोकमुद्रा के साथ बदतमीजी की थी और उसके बाद फर्स्ट ईयर की बेहद खूबसूरत और हॉट स्टूडेंट इरावती के साथ पूरी क्लास के सामने फ्लर्ट किया था। मयंक यूं तो चुपचाप चल रहा था, लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि उसके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो दूर से भी लोगों की फुसफुसाहट को सुन सकता था। उसने गुस्से से कौस्तुभ से कहा कि इनमें से काफी सारे लोग अगर नहीं सुधरे तो अपने लिए परेशानी मोल ले लेंगे। कौस्तुभ ने उसे शांत करने और समझाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों अपनी क्लास की तरफ चलने लगे। दरअसल मिस लोकमुद्रा और इरावती दोनों ही कमाल की खूबसूरत और हॉट लड़कियां थी। दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर थी और उनके चाहने वालों की लंबी लाइनें थी। खास तौर पर मिस लोकमुद्रा के दीवाने तो बहुत ज्यादा लड़के थे। 17 साल की उम्र में वो निहायत ही खूबसूरत होने के साथ साथ पूरी तरह से विकसित शरीर की मालकिन थी। उसका आकर्षक फिगर किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। इसलिए जब लड़कों को ये पता लगा कि मयंक ने मिस लोकमुद्रा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी तो ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। और दूसरी तरफ क्यूट और हॉट इरावती में बहुत से लड़के अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड देखते थे। इसलिए उसके साथ मयंक का खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट करना भी किसी के गले से नीचे नहीं उतरा। बचपन की दोस्त, खूबसूरत इरावती या सबको दीवाना बना देने वाली शाश्वती कौन लेगी मयंक की जिंदगी में खास जगह? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH8 मार्शल आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स। नैरेटर लगभग 20 दिनों तक बाकी स्टूडेंट्स और क्लासेस से रहकर राजगीर के पहाड़ों पर अपनी क्षमताओं को पहचानने में लगा मयंक आखिरकार कौस्तुभ के साथ सुबह के वक्त अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो दोनों मैदान में चलने के लिए बने पत्थरों के पतले रास्ते पर चल रहे थे। उनके आगे पीछे बहुत से स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में आ जा रहे थे। मयंक को कई नई शक्तियां मिली थी, जिनमें से एक थी दूर से भी आवाजों को स्पष्ट सुन लेना। मैदान में चलते हुए मयंक ने मुस्कुराकर कौस्तुभ से कहा कि वो सुन सकता था कि लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन उसके लिए डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसका जिगरी कौस्तुभ उसके साथ मौजूद था। कौस्तुभ ने उसे देखते हुए कहा कि अब मयंक बहुत सारी शक्तियां हासिल कर चुका था और किसी से भी जीतने में सक्षम था, इसलिए अब कौस्तुभ को लगता था कि मयंक बहुत सारी चीजों को खुद संभाल सकता था। एक अच्छा दोस्त होने के नाते कौस्तुभ हमेशा अपने दोस्त को प्रोत्साहित करता रहता था ताकि उसका हौसला बुलंद रहे। मयंक ने कौस्तुभ से कहो कि वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहता था और जब तक वो अपना रिजल्ट पूरी तरह से बेहतर न कर ले तब तक लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता न चले। इतना कहकर मयंक ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधा और घमंड से आगे चलने लगा। कौस्तुभ ने अपने आगे चलते हुए इस नमूने को देखा और सोचने लगा कि ये क्या घटिया इंसान था। जब ये मूलाधार चक्र पर फंसा हुआ था तब इसने सबको अपने राजवंश से होने के बारे में बता दिया था, और अब जब वास्तव में वो राजवंश की शक्तियां हासिल कर चुका था और उन्नति कर रहा था तो ये लो प्रोफाइल रहना चाहता था। लोगों से अपनी ताकत छुपाना चाहता था। कोई इतना ज्यादा विरोधाभासी कैसे हो सकता था? थोड़ी देर में दोनों हॉस्टल में वापस आ गए। इनके साथ कई और स्टूडेंट्स भी थे जो अपने अपने कमरों की तरफ चलने के लिए जाने के लिए चल रहे थे। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे। मैदान के बीचों बीच दो ग्रुप्स थे। दोनों समूह रास्ते में मिले और नजरों के आदान प्रदान से स्पष्ट हो गया कि दोनों ही खेमे युद्ध के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद अपने अपने मतभेदों को अलग रखते हुए सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल की तरफ चल दिए क्योंकि आखिरकार रहना उन्हें वही था।
कुछ स्टूडेंट जो पहली मंजिल की बालकनी में खड़े थे और ये नीचे से गुजरने वाले स्टूडेंट्स को देख रहे थे, उनमें से एक ने बाकी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा, स्टूडेंट, ये नीचे तुम जो स्टूडेंट देख रहे हो ना, इनमें बाईं तरफ वाले मार्शल आर्ट स्कूल के वॉरियर्स हैं। इनकी यूनिफॉर्म सिल्वर है। वो देखो इनके कप्तान ध्रुव को, उनका कवच और यूनिफॉर्म सब सिल्वर है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स तुम देख रहे हो वो अयारी और जादू के स्टूडेंट्स हैं। नैरेटर, कुछ स्टूडेंट्स अब मयंक और कौस्तुभ के पीछे भी जा रहे थे और यह सभी के सभी यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स थे। हालांकि मिस लोकमुद्रा और इरावती के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके कारण इनके दिलों में जो जलन पैदा हुई थी, वो अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दिल के मामलों में माफ करना इतना आसान नहीं होता। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर मार्शल आर्ट स्कूल में कई तरह के युद्ध कौशल सिखाए जाते थे, जिनमें लट्ठाबाजी, तलवारबाजी और योद्धा क्लब प्रमुख थे। इस क्लब के वॉरियर्स को सभी तरह के मार्शल आर्ट सिखाए जाते थे। मार्शल आर्ट स्कूल की बिल्डिंग काफी बड़ी थी और 7 मंजिला थी। इसमें ज्यादातर 2 समूहों में स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता था ताकि उनमें अलग अलग कंपटीशन कराए जा सके। इनमें से एक ग्रुप ने अपने कपड़ों के ऊपर चांदी के कवच पहने हुए थे। ये लोग महाबली शूरवीर बनने की तैयारी में थे और योद्धा कहलाते थे। इनका कप्तान ध्रुव था, जो सभी सब्जेक्ट्स का टॉप परफॉर्मर था। स्टूडेंट्स में से एक ने देखा कि दूसरी तरफ सुनहरे कवच वाले ग्रुप के स्टूडेंट थे, जिनका कप्तान शांतनु था। ये लोग मंत्र तंत्र, अयारी और जादू सीख रहे थे। इन दोनों ग्रुप्स का इस तरह अपनी यूनिफॉर्म में मैदान में होने का मतलब एक ही था कि इन दोनों क्लब्स के लीडर यानी क्लबों के कप्तान और सीनियर स्टूडेंट्स इस वक्त मैदान पर थे। और यह वाकई कमाल की बात थी, क्योंकि उन दोनों को एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय पर मैदान में देखना आम बात नहीं थी। स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आया कि इतनी महान परंपरा के मार्शल आर्ट स्कूल्स में से कोई भी एक मयंक जैसे छिछोरे के लिए नहीं था। हॉस्टल के अंदर आने के बाद मयंक एक तरफ खड़ा हो गया और उसने कौस्तुभ को देखा, जो दोनों वॉरियर क्लब्स के ठीक सामने खड़ा था। कौस्तुभ हमेशा से मयंक के पीछे रहता था, लेकिन फिर भी उसका अपना एक किरदार था और उसकी अपनी काबिलियत और चमक थी। मयंक को मन ही मन विश्वास था कि कौस्तुभ का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, और ऐसा ही विश्वास कौस्तुभ को भी अपने दोस्त मयंक पर था। मिस लोकमुद्रा पहले ही कह चुकी थी कि कौस्तुभ को इस साल परीक्षा नहीं देनी थी, क्योंकि उसे उसकी काबिलियत को देखते हुए चॉइस दी जा रही थी कि वो स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना चाहता या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कलाओं या अयारी में रुचि लेना चाहता था। उस वक्त मयंक ने सोचा था कि जितना अच्छा स्टूडेंट्स कौस्तुभ था, तो बहुत संभावना थी कि उसके कोई सब्जेक्ट चुनने से पहले ही उच्च अधिकारी और क्लब कैप्टन्स बीच में दखल देंगे और उसे अपने अपने क्लब में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त ये क्लब कैप्टन्स यहाँ थे। कप्तान ध्रुव ने मयंक से कहा कि उसे मैदान से बाहर होना चाहिए, और मयंक ने फौरन ऐसा ही किया। छात्रावास के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। यूनिवर्सिटी में यूं तो हजारों छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ही आधिकारिक तौर पर इन बड़े क्लब्स में शामिल किए जाते थे। जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता था, वो बहुत खुश होते थे और बाकी लोग सिर्फ जलते कुड़ते रह जाते थे। मयंक को अकेला देखकर स्टूडेंट्स ने कानाफूसी शुरू कर दी, क्योंकि इस वक्त उसका साथी कौस्तुभ उसके लिए झगड़ा करने के लिए उसके साथ मौजूद नहीं था। मयंक साफ साफ सुन सकता था कि वो लोग कह रहे थे कि जल्द ही कौस्तुभ एक आधिकारिक क्लब का सदस्य हो जाएगा, जबकि मयंक को जल्दी ही यूनिवर्सिटी से बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। मयंक समझ सकता था कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। तभी उसके कान में एक और लड़के की आवाज पड़ी, जो कह रहा था कि मयंक जो कुछ भी है, जहां भी है, वो केवल और केवल कौस्तुभ की वजह से है, वरना इसे न जाने कब का यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। तभी एक और स्टूडेंट्स ने कहा कि वो क्वार्टरली एग्जाम के रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मयंक आखिर कौन सा कमाल करने वाला था। और यह बात सुनते ही सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। मयंक से रहा नहीं गया, वो पलटा और उन सब से बोला, मयंक, मेरी चिंता करने की जगह तुम सब लोग अपने अपने फ्यूचर की चिंता क्यों नहीं करते? मुझसे तो तुम सबको गड़बड़ करने की उम्मीद है, लेकिन जरा सोचो कि अगर एग्जाम में तुम में से किसी ने गड़बड़ कर दी तो वो कितना शर्मनाक होगा। नैरेटर, इतना कहकर मयंक बेपरवाही से एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया और स्टूडेंट्स में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने उसे घमंडी कहा तो किसी ने कहा कि इस फिसड्डी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी। सभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे और सबकी नजरों में मयंक के लिए गुस्सा और नफरत थी। एक अकेला कौस्तुभ था जो हमेशा उसका साथ देता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मयंक यूनिवर्सिटी में कुछ कमाल करके जरूर दिखाएगा। स्टूडेंट्स के बीच में ये भी चर्चा का विषय रहता था कि इतना इंटेलिजेंट और काबिल होने के बावजूद कौस्तुभ हमेशा मयंक से दबता था। उनका मानना था कि कौस्तुभ को इस तरह से डोमिनेट करने के लिए मयंक को खुद पर शर्म आनी चाहिए थी। मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली और नई मिली शक्ति उसे दूर से ही लोगों की बात करने की जो धीमी धीमी आवाजें एकदम स्पष्ट भी सुनाई दे रही थी, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद यूनिवर्सिटी के वॉरियर क्लब के सदस्य बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो मयंक के पास से गुजर रहे थे, उनका कैप्टन यानी कि ध्रुव रुक गया और उसने मयंक से कहा, ध्रुव, मैंने सुना है कि कौस्तुभ के पिता तुम्हारे परिवार के लिए काम करते हैं। नैरेटर, मयंक ने जवाब में हाँ कहा। मयंक के हाँ कहते ही ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और बोला, ध्रुव, कुछ लोग दूसरों की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखकर उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और उन्हें तजुर्बा होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि अलग अलग तरह के लोगों से टकराना नहीं चाहिए। आप जिंदगी में जितना ज्यादा घमंडी होंगे, बाद में उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप अपनी शुरुआती जिंदगी में जानते थे और जिनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो लोग आपसे इतना ऊपर पहुंच जाएं, इतना ऊंचे उठ जाए कि आप उन तक पहुंचने या उनसे बात करने के लिए तरस जाए। नैरेटर, ध्रुव ने बहुत ठंडी आवाज में यह बात कही और चला गया। उसे कभी भी मयंक से कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी नजरों में मयंक एकदम बेकार था। मयंक उलझन में था। उसकी आंखों ने ध्रुव का पीछा करना शुरू किया। मयंक को यकीन था कि कौस्तुभ ने उससे पूछे बिना अपना क्लब नहीं चुना होगा और ध्रुव भी ये बात जानता था।
मयंक सोचने लगा कि जब कप्तान ध्रुव जानता है कि कौस्तुभ उसके क्लब में जाने से पहले मयंक से पूछेगा तो फिर भी ध्रुव ने मयंक का मजाक उड़ाने के लिए ये सारी बातें क्यों कही। वो दोनों पूरी तरह से अजनबी थे। आज पहली बार बात हुई और ध्रुव ने उससे ये सब कह डाला। ये बात मयंक को जरा समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि डिविजन आर्ट्स क्लब के सदस्यों ने भी मैदान को छोड़ना शुरू कर दिया और बाहर निकलने लगे। दरवाजे के पास से गुजरते हुए उनके कैप्टन शांतनु की नजर भी मयंक पर पड़ी और उसने मयंक से कहा, शांतनु, मयंक तुम में कोई शर्म हया है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मिस लोकमुद्रा के साथ छेड़खानी करने की? नैरेटर, मयंक अवाक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ये हरकत यूनिवर्सिटी हेड्स, कैप्टन्स और ऑफिशियल्स तक पहुंच जाएगी। शांतनु ने आगे कहा, शांतनु, कैप्टन ध्रुव मार्शल आर्ट्स स्कूल से है और भले ही मिस लोकमुद्रा तलवारबाजी के क्लब से है, लेकिन तलवारबाजी मार्शल आर्ट्स क्लब से ही जुड़ी हुई है। नैरेटर, इतना कहकर शांतनु चल दिया और आगे की बात उसने मयंक के सोचने के लिए छोड़ दी। मयंक ने कुछ देर अपना दिमाग लगाया और उसकी आंखें चमक उठी। आखिरकार उसे कैप्टन ध्रुव के ठंडे रवैये का कारण समझ आ गया। जब लड़के अपने अपने कमरे में वापस जाने लगे तो कौस्तुभ ने देखा कि मयंक जल्दबाजी में उसी की ओर चलते हुए आ रहा था और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता था। मयंक सीधा कौस्तुभ के पास आया और उससे बोला, मयंक, ये क्लब व्लब जैसी बातों के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। वो लोग तुमसे इस तरीके का निर्णय लेने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या ये तुम्हारी काबिलियत का मजाक नहीं है? तुम कोई भी क्लब मत चुनो। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो तुम्हें क्वार्टरली एग्जाम्स में हिस्सा लेना पड़ेगा और वो देख पाएंगे कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। नैरेटर, क्या मयंक कौस्तुभ को सही सलाह दे रहा था या इसके पीछे उसका कोई और ही इरादा छुपा हुआ था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH9 इरावती का फैसला। नैरेटर, कौस्तुभ को यूनिवर्सिटी ये चॉइस दे रही थी कि वो क्वार्टरली एग्जाम्स ना देकर अपनी पसंद के किसी एक क्लब को चुन ले और वहां स्पेशलाइजेशन करे। आज यूनिवर्सिटी के मैदान में मार्शल आर्ट्स और एआरई जैसे आर्ट्स के क्लबों के कप्तान आए हुए थे और उन दोनों ने ही कौस्तुभ से बात की। जब कौस्तुभ वापस हॉस्टल की तरफ आया तो उसने देखा कि मयंक उससे बात करने को उतावला था और मयंक ने सीधे उसे यह सलाह दी कि वो कोई क्लब न चुने बल्कि क्वार्टरली एग्जाम दे ताकि लोगों को खुद ही उसकी प्रतिभा के बारे में पता चल जाए। कौस्तुभ अपने दोस्त मयंक की बात से हैरान ही नहीं बल्कि वो स्तब्ध था। मयंक के चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि वह इस बात पर कोई डिस्कशन करना चाहता था। कौस्तुभ ने इस बारे में कुछ सोच रखा था लेकिन उसे लगा कि इस विषय पर बात करने का यह सही वक्त नहीं था। कौस्तुभ खुद पर जितना भरोसा किया करता था उससे ज्यादा उससे मयंक पर भरोसा था। क्वार्टरली परीक्षा से 7 दिन पहले की बात है। उस सुबह तड़के नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर में 1 घंटी बजी। सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने छात्रावासों को छोड़ निकल पड़े और सभी एक ही दिशा में चल पड़े। हर साल इस समय के आसपास यूनिवर्सिटी सभी शिष्यों को इकट्ठा करती थी और क्वार्टरली परीक्षाओं के बारे में घोषणा करती थी। यह परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स की तैयारी के औचक निरीक्षण का भी समय था। सभी स्टूडेंट्स को व्यायामशाला पहुंचना था। आम स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई व्यायामशाला विशाल थी जिसमें आसानी से हजारों लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था थी। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लगातार व्यायामशाला में प्रवेश कर रहे थे लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि सभी के आ जाने के बाद भी वो पूरी भर सकेगी। इन स्टूडेंट्स के टीचर्स भी जल्द ही आ गए थे। मिस लोकमुद्रा आज मार्शल आर्ट्स की यूनिफॉर्म में आई थी जो उसके सुडौल शरीर से चिपकी हुई थी और आसपास के सभी लोगों का ध्यान भटकाकर कुछ लोगों के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे देखो वो यहाँ है। हंगामा करते हुए सभी स्टूडेंट्स उसी दिशा में देखने लगे। वहां से चलते हुए 2 लोग आए। ये कौस्तुभ और मयंक थे। भीड़ में से एक स्टूडेंट कह रहा था, स्टूडेंट, मैंने सुना है कि कल स्कूल के दोनों सीनियर कप्तान कौस्तुभ को अपने अपने क्लब में भर्ती करने गए थे। इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट हर स्टूडेंट को नहीं मिलता है। कुछ तो बात है कौस्तुभ में। लेकिन तुम लोगों को उस लूजर मयंक को देखना चाहिए था कि वो किस तरह से कौस्तुभ के सामने चल रहा था। न जाने इस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। सब के सब स्टूडेंट्स मयंक को घूरने लगे। आखिरकार वो अकेला ही तो था इस यूनिवर्सिटी का कुख्यात नमूना। कोई भी उससे खुश नहीं था। सभी स्टूडेंट्स का मानना था कि कौस्तुभ भविष्य में जरूर किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेगा और जाना माना व्यक्ति बनेगा, लेकिन मयंक क्या करने वाला था? कुछ भी नहीं। हालांकि किसी भी स्टूडेंट ने सामने आकर सीधे सीधे मयंक को कुछ नहीं कहा, लेकिन सब मन ही मन उससे नाराज जरूर थे। उनमें से कोई भी कौस्तुभ के साथ उसकी दोस्ती को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मयंक ने लोकमुद्रा को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। वो सोच रहा था कि इतने प्यारे चेहरे और ऐसे हॉट फिगर के साथ कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कप्तान ध्रुव भी मिस लोकमुद्रा के प्यार में पागल हो रहा था। मयंक को देखते ही मिस लोकमुद्रा के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई। उसने मयंक से पूछा कि वो इतने दिन से कहाँ गायब था और मयंक ने जवाब में कहा कि वो बागवानी की कक्षाएं अटेंड कर रहा था और क्योंकि उसने मिस लोकमुद्रा से वादा किया था कि वो एग्जाम पास करके दिखाएगा, इसलिए वो अपनी सारी ताकत झोंक रहा था। मयंक में बहुत से बदलाव स्पष्ट दिख रहे थे और इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए मिस लोकमुद्रा के हाव भाव थोड़े बदले। उसके दिल में मयंक के लिए थोड़ी दया और हमदर्दी आई। वो अपने से छोटी क्लास के स्टूडेंट्स की मेंटोर थी, इसलिए उसका फर्ज बनता था कि वो उन्हें प्रोत्साहित करे। लोकमुद्रा सोच रही थी कि हो सकता था कि अगर वो मयंक का हौसला बढ़ाए तो वो क्वार्टरली एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर दे और फिर लोकमुद्रा और बाकी टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को इस बात के लिए मनाना आसान हो जाए कि वो मयंक को एक और मौका दे। खामखा किसी स्टूडेंट का भविष्य खराब होता लोकमुद्रा नहीं देख सकती थी। उसने मयंक से पूछा कि क्या वो मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ पाया था। मयंक ने अपने चेहरे पर जितना हो सकता था उतनी गंभीरता लाते हुए कहा कि वो अभी पहले चक्र से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी बात सुनने के बाद लोकमुद्रा के चेहरे पर उदासी आ गई और वो मयंक की तरफ देखने लगी।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वाकई इस फिसड्डी की बात पर भरोसा किया था और वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी बात उससे कहने का मन बना रही थी। मयंक की बात सुनते ही आसपास के सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। समीर अपनी जगह से उठकर इन दोनों के पास आया और मिस लोकमुद्रा से बोला कि ये फिसड्डी तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो लोकमुद्रा के हिसाब से मयंक का क्या किया जाना चाहिए था? मिस लोकमुद्रा ने फिर भी एक कोशिश करने का सोचा और मयंक से कहा कि लोकमुद्रा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है मयंक। अगर तुम इस यूनिवर्सिटी में बने रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी ही होगी और कम से कम मूलाधार चक्र को तो जागृत करना ही होगा। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो निराश थी। उसे 2 साल पहले का एंट्रेंस टैलेंट एग्जाम याद आया जहां मयंक को देखकर उसे लगा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था कि 2 साल पहले उसका जजमेंट पूरी तरह से गलत था। मयंक को समझ में आ गया कि भले ही मिस लोकमुद्रा मयंक पर भरोसा नहीं करती थी लेकिन उसे मयंक की परवाह थी और उसे वाकई मयंक के लिए बुरा लग रहा था। ये बात सोचते ही मयंक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और बोला, मयंक, मिस लोकमुद्रा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नैरेटर, उसकी मुस्कान उसके गर्व का प्रदर्शन थी। सुबह का सूरज उसके चेहरे पर अपनी किरणें बरसा रहा था। मयंक के चेहरे पर उसका अभिमान चमक रहा था। इस लड़के की सकारात्मकता और इसका हौसला देखकर लोकमुद्रा को अच्छा लगा और उसके दिल में इसके लिए कुछ पॉजिटिव ख्याल आए ही थे कि मयंक ने कहा, मयंक, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपने जो वादा किया था उसे भूलना मत मिस लोकमुद्रा। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा ने गुस्से में अपने पैर पटके और फौरन वहां से चली गई। वो भले ही फर्स्ट ईयर को पढ़ाया करती थी लेकिन थी तो वह केवल 17 साल की एक युवती। वो नहीं जानती थी कि इस तरह की बातों से कैसे निपटा जाए। लोकमुद्रा तो चली गई लेकिन उसकी और मयंक की बातचीत को सुनने वाले बहुत से स्टूडेंट्स अवाक रह गए। उन सभी ने मयंक को गुस्से से देखा और उनके दिल की जलन और भड़क गई। भले ही मयंक उन सबकी नजर में बहुत बेशर्म था लेकिन उन्हें इस बात से जलन होती थी कि किस तरह से वह बिना किसी फिक्र या डर के मिस लोकमुद्रा के साथ कैसा भी मजाक कर लेता था। एक सीनियर स्टूडेंट ने लोकमुद्रा के पास जाकर उसे समझाने के लिए कहा कि वो क्यों मयंक जैसे घटिया स्टूडेंट पर अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। मिस लोकमुद्रा ने अपने उस साथी पर नजर डाली और उसे कहा कि मयंक वास्तव में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। मिस लोकमुद्रा समझ नहीं पा रही थी कि मयंक 2 साल की लंबी अवधि में मूलाधार चक्र को जागृत करने में सफल क्यों नहीं हो पाया। बातों ही बातों में उसके मुंह से ये भी निकल गया कि उसे उम्मीद थी कि शायद क्वार्टरली परीक्षा में कोई चमत्कार हो जाए और मयंक अच्छा परफॉर्म कर दे। वहीं नजदीक एक कुर्सी पर बैठे सीनियर टीचर ने लोकमुद्रा से पूछा कि उसे मयंक जैसे बेवकूफ स्टूडेंट से इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें क्यों थी। इस बात पर सभी व्याख्याताओं ने हाँ में हाँ मिलाए और सभी मयंक को तिरस्कार से देखने लगे। किसी टीचर के लिए स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि वो उस पर मेहनत करना जानते हैं। लेकिन यहाँ बात थी मयंक के स्वभाव और उसके घटिया तौर तरीकों की। वो कभी भी किसी भी लड़की से कुछ भी कह देता था और उस बात के लिए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। ऊपर से पढ़ाई लिखाई में वो एकदम जीरो था। किसी की इज्जत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। इन सब कारणों की वजह से सभी लोग धीरे धीरे उससे कटने लगे थे और उसे नापसंद करते थे। उधर मयंक ने अपने पास खड़े कौस्तुभ से कहा कि मयंक, जब भी मैं सच बोलता हूं तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता। नैरेटर, कौस्तुभ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। भला कोई भी आम व्यक्ति इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता था कि मयंक ने 1 महीने से भी कम समय में अपने 5 चक्र जागृत कर लिए थे और उसके बाद अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत को भी जान लिया था। मयंक ने कौस्तुभ से पूछा कि अगले साल वो सब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में जाने वाले थे तो क्या इन दोनों दोस्तों को अपने साथ इरावती को भी नहीं मिलाना चाहिए था। कौस्तुभ ने मन ही मन सोचा कि जिस रफ्तार से मयंक प्रगति कर रहा था, अगर इरावती उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला सके तो जरूर वो इनके साथ शामिल हो सकती थी। लेकिन उसने मयंक से ये कहा नहीं, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मयंक ने चारों तरफ देखा और उसे कुछ दूरी पर इरावती नजर आ गई। वो भीड़ में से रास्ता बनाकर उसकी तरफ चलने लगा। स्टूडेंट्स में से कोई भी उसे रास्ता देना नहीं चाहता था लेकिन उसके पीछे चल रहे कौस्तुभ को देखकर भीड़ ने अनिच्छा से मयंक के लिए रास्ता बनाया। इससे पहले कि मयंक इरावती के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे छू पाता या उससे बात कर पाता, किसी ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। ये इरावती की सबसे अच्छी सहेली माया थी। माया ने पूरी अकड़ के साथ मयंक से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया था। इस बात के जवाब में मयंक ने उससे कहा कि वो इरावती से बात करना चाहता था। माया ने उससे कहा कि इस बात के लिए उसे इरावती के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो यहीं से अपनी बात कह सकता था। लेकिन मयंक ने माया की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इरावती की ओर देखा और चिल्लाकर उससे कहा कि मयंक, इरावती, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नैरेटर, अपने साथी स्टूडेंट से घिरी हुई इरावती ने वहीं से चिल्लाकर मयंक से कहा कि वो उसके पास नहीं आने वाली थी। उसे जो भी कहना था वो यहीं से कह सकता था। मयंक ने देखा कि इरावती उससे नजरें चुरा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इरावती की बात का मतलब क्या था और वो भ्रम की आई स्थिति में था। मयंक कुछ और कहता, इससे पहले माया ने उससे कहा कि इस बात का साफ साफ मतलब था कि इरावती अब उसके करीब नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बेहतर था कि मयंक इरावती को छोड़कर खुद पर ध्यान दे। मयंक ने नजर भर के इरावती को देखा लेकिन इरावती ने उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलने नहीं दी। मयंक ने धीरे से माया से कहा कि अब वो बात कहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। क्या मयंक इरावती के व्यवहार से वाकई हट महसूस कर रहा था या उसके दिल में कुछ और चल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH10 दोस्ती में दरार। नैरेटर, मयंक गया तो था इरावती से बात करने के लिए लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इरावती ने उसके पास आकर उससे बात करने से साफ मना कर दिया। इतने सारे स्टूडेंट्स की भीड़ में इरावती ने उससे कहा था कि जो कहना था दूर से चिल्लाकर कह दे।
ये सुनकर मयंक मायूस हो गया था और उसने इरावती की सहेली माया से कहा कि वो जो कहने आया था उसे कहने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन तभी कौस्तुभ ने अपनी जगह से चिल्लाकर इरावती को बताया कि वो और मयंक उसके पास इसलिए आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि मयंक, इरावती और कौस्तुभ ये सब मिलकर साथ में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करें। मयंक हैरान रह गया। कौस्तुभ कभी भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो मयंक से भी केवल इसलिए खुला हुआ था क्योंकि वो दोनों एक साथ बहुत वक्त बिताते थे, लेकिन तब भी ज्यादातर बातें मयंक करता था, कौस्तुभ सिर्फ सुनता था। उधर कौस्तुभ की बात को सुनकर इरावती ने पलटकर देखा और मुस्कुराकर कौस्तुभ को हेलो कहा। इनकी बातचीत बहुत दूर से एक दूसरे के साथ चिल्लाकर हुई थी, तो बहुत सारे दूसरे लोगों का ध्यान भी इनकी बातों की तरफ ही था। सबके दिमाग में सवाल आया कि इरावती के साथ इतना हरामीपन दिखाने के बाद भी मयंक का बच्चा उसके साथ एक कोर्स भी करना चाहता था। क्या ये लड़का कोई सपना देख रहा था? कोई भी लड़की ऐसे घटिया लड़के को हाँ कैसे कह सकती थी? और कोई वक्त होता तो लड़के मयंक का कॉलर पकड़कर उसे पीट डालते, लेकिन क्योंकि वह कौस्तुभ के साथ आया था इसलिए किसी ने बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं की। देखती है लेकिन मयंक में नहीं। उसने ये भी कहा कि कौस्तुभ को क्यों लगता है कि मयंक जैसे बेवकूफ स्टूडेंट के साथ इरावती को ट्रेनिंग करनी चाहिए। कौस्तुभ ने एक बार भी माया की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें अभी भी इरावती पर जमी हुई थी और वो फिर से चिल्लाकर सबके सामने इरावती से बोला कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो। इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में चिल्लाकर कौस्तुभ इरावती का नाम पुकार रहा था और उससे वो सवाल कर रहा था जो बाकी सबको भी सुनाई दे रहा था। मयंक भी सवालिया नजरों से इरावती को देख रहा था। इरावती नर्वस होने लगी। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और अब वो कांप रही थी। उसने पहले कौस्तुभ को देखा और फिर मयंक को। उसे समझ आ गया था कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और उसे इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। उसने फौरन अपना सिर न में हिलाया और बोली, इरावती, कौस्तुभ, अब मयंक और मैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। नैरेटर। इतना कहने के बाद युवती ने एक लंबी सांस छोड़ी जो शायद बहुत देर से उसके अंदर अटकी हुई थी। सिस्टम उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और अब वो हल्का महसूस कर रही थी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि इसमें उसने कुछ नहीं खोया है, नुकसान सिर्फ मयंक का हुआ था। और मयंक को आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल गया जो वो इरावती से पूछने आया था, लेकिन यह जवाब वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह मुस्कुराया और एक बार अपनी आंखें झपकाकर, सिर को हल्का सा झुकाकर इरावती को जता दिया कि उसने बात सुन ली थी। मयंक सोचने लगा कि हाँ, इरावती अब वाकई अब बड़ी हो गई थी। इरावती का ये रूट जवाब उसके दोस्तों को बिल्कुल सही लगा। उन सभी का मानना था कि इरावती के साथ इतनी बदतमीजी करने के बाद मयंक को उससे बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये बेहया इंसान फिर से आकर उसके साथ एक कोर्स करने की बात कर रहा था। इसकी हिम्मत वाकई कमाल की थी और ये कितना बेहुदा इंसान था। इरावती के सभी दोस्त जानते थे कि मयंक और इरावती का एक पास था। जब वो दोनों बहुत छोटे थे तब से उन दोनों में दोस्ती थी। लेकिन अब उस दोस्ती के कोई मायने नहीं रह गए थे, खासतौर से तब जब मयंक को सीमाएं ही समझ में नहीं आती थी। जब इरावती ने सबके सामने मयंक से कहा कि अब वो बड़े हो गए हैं, तो उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि अब बचकानी हरकतों और बेवकूफाना टिप्पणियों के लिए ठीक वक्त नहीं था। मयंक को संभल जाना चाहिए। जो लड़के मयंक से चिढ़ते थे और इरावती को मन ही मन पसंद करते थे, उन्होंने मयंक का मजाक उड़ाते हुए उसे ताना मारा कि उसे लड़की ने सबके सामने मना कर दिया। मयंक बहुत हिम्मत वाला लड़का था, लेकिन आसपास के लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसे जल्द ही पता लग गया कि वो सब उसके बारे में क्या सोच रहे थे और किस हद तक जाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई लुगदी उपन्यास का कोई वाहियात संस्मरण या फिर किसी सस्ते टीवी शो का हिस्सा बन गया था। को फौरन वहां से चला गया। मैदान से बाहर आते हुए मयंक के दिमाग में एक ही विचार चल रहा था। वो बार बार खुद को खुद ही मन डांट रहा था कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था कि सबके सामने इरावती से साथ में स्पेशलाइजेशन कोर्स करने की बात पूछे। अगर यही बात उसने अकेले में पूछी होती तो शायद उसे सार्वजनिक अपमान नहीं झेलना पड़ता। अब जब मयंक वहां से दूर बढ़ता चला जा रहा था तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि उसे तभी समझ जाना चाहिए था जब इरावती ने अपने और मयंक के बीच में माया को दीवार की तरह खड़ा कर दिया था। मयंक खुद से बात करते हुए खुद को समझा रहा था कि जिस लड़की के साथ तुमने बचपन से इतना वक्त गुजारा है, अचानक से वो तुम्हें दूर रहने के लिए कह रही थी और अपनी सहेली के जरिए तुमसे बात कर रही थी। मयंक, तभी तुम क्यों नहीं समझे कि वो तुमसे दूर होना चाहती है? और अब पहले जैसी कोई बात नहीं, शायद वो सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। कौस्तुभ भी मयंक के पीछे पीछे ही बाहर निकल आया था। मयंक ने कौस्तुभ की तरफ देखा। कौस्तुभ इरावती के रवैये से बहुत नाराज नजर आ रहा था। इस समय वह इतने गुस्से में था कि किसी शेर की तरह चल रहा था और लग रहा था कि कुछ कर बैठेगा। कौस्तुभ का गुस्सा देखकर मयंक ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि मयंक, ठीक है ना यार, भूल जा। अभी वो सिर्फ 16 साल की है और दिमाग से बच्ची है। कई बार दूसरों की बातों में आ जाती है वो। नैरेटर। मयंक यूं तो खुद भी इरावती के हाथों शर्मिंदा होकर आ रहा था, लेकिन अब कौस्तुभ के गुस्से से उसे बचाने के लिए उसके लिए स्टैंड ले रहा था। लेकिन कौस्तुभ ने गुस्से में कहा, कौस्तुभ यार, तू कैसा बंदा है? तू ये कैसे बोल सकता है? उसने अभी अभी क्या कहा तुझे नहीं समझ में नहीं आया ना? तो चल मैं तुझे आसान शब्दों में समझाता हूँ। इरावती ने अपने शब्दों से सीधे सीधे तेरे चेहरे पर चमाट मारी है। तू समझ ही नहीं रहा है कि तेरी और उसकी दोस्ती अब खत्म है। उसने सीधे सीधे अपना डिसीजन बता तो दिया है। नैरेटर। कौस्तुभ एक ऐसा व्यक्ति था जो मयंक को किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा बेहतर जानता था। इस समय वह गुस्से में था और मयंक से रूडली बात कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत समझदार और प्यारा इंसान था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वो जानता था और जिनकी वो परवाह करता था।
कौस्तुभ अच्छे से जानता था कि मयंक इस वक्त इरावती से नाराज होने के बावजूद उसे माफ करने की कोशिश कर रहा था और अपनी और उसकी दोस्ती को एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कौस्तुभ ने ठान लिया था कि वो इस बात को आसानी से जाने नहीं देगा। वो मयंक का दोस्त था और इस नाते उसका फर्ज बनता था कि मयंक के आत्मसम्मान और उसकी इज्जत की रक्षा करे। एक दोस्त होने के नाते ये फर्ज तो इरावती का भी बनता था, लेकिन आज वो इसमें चूक गई थी। कौस्तुभ कभी नहीं भुला पाया था कि उसके पिता ने मयंक के लिए क्या क्या कहा था। जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी लो पॉइंट को हिट करते हैं, यानी जब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और सब कुछ नेगेटिव हुए जा रहा होता है और आपको लगता है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वही वक्त होता है जब लोग आपको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी बुराई करते हैं और आपके सारे एफर्ट्स को फालतू बताते हुए ये डिक्लेयर करने में एक सेकंड नहीं लगाते कि आप लूजर हो और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जिस दिन आपके वो एफर्ट्स पे करते हैं और आप इस दुनिया के राजा बन जाते हैं, तो वही लोग आपके सामने घुटने टेक कर आपकी जी हुजूरी करने से नहीं कतराते। यही दुनिया का दस्तूर है, हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। तभी पीछे से बड़ा भारी शोर हुआ। मयंक और कौस्तुभ पीछे देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो मैदान में जमा थे वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। अखाड़े के ऊपर आसमान में कुछ लोग थे जो हवा में उड़ रहे। एक स्टूडेंट चलाया चिल्लाया, स्टूडेंट, अरे वो देखो, वो तो जादूगर क्लब के सीनियर स्टूडेंट हैं। वो लोग जो वायु तत्व से अपनी आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वायु मंत्रों के साथ इतना अभ्यास कर चुके हैं कि आराम से किसी पंखुड़ी की तरह हवा में उड़ते हैं। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के अलावा वो 15 साल के स्टूडेंट जो 2 साल के स्पेशल कोर्स को अटेंड करते थे ताकि उसके बाद का एग्जाम देकर फर्स्ट ईयर में आ सके, वो सब के सब आसमान की तरफ देख रहे थे और सबके चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। ये सब के सब अभी जादू की बहुत शुरुआती सीढ़ी पर थे। किसी को मंत्री याद नहीं होते थे, तो कोई अपनी आत्मा और शरीर को पूर्णता से जोड़ने की कोशिश में था, तो कोई छोटे छोटे जादू करना सीख गया था। लेकिन अभी इनके सीनियर्स जो आसमान में कर रहे थे वो इन सब के लिए एक वाव फैक्टर जैसा था। इनके सीनियर्स जो हवा में उड़ रहे थे उन्होंने अपने मंत्रों पर और साधना पर बहुत मेहनत की थी और इस तरह आराम से उड़ने का मतलब था कि वो जादू में कुशल हो गए थे। इतिहास के कई बड़े युद्धों में ऐसा हुआ था जब वॉरियर्स को जादूगरों ने हरा दिया था या परेशान कर दिया था। इसलिए एक अच्छे महाबली शूरवीर योद्धा के लिए जरूरी होता था कि वो युद्ध कौशल के साथ साथ तैयारी और जादू भी सीखे। आसमान में उड़ते हुए एक सीनियर स्टूडेंट्स ने घोषणा की, उद्घोषक 1, हम यहाँ आप सभी को ये बताने के लिए आए हैं कि राजगीर की पहाड़ियों का एक निश्चित क्षेत्र आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। उस क्षेत्र में केवल और केवल भयानक जंगली जानवर, यति और राक्षस होंगे। अगले 7 दिनों तक क्वार्टरली परीक्षा से पहले का शिकार का मौसम होगा। आप पिछले साल की तुलना में कितने बेहतर हुए हैं शारीरिक स्तर पर और शस्त्र संचालन में, इसका पता लगाने के लिए आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं ताकि आपको वास्तविक युद्ध और अचानक आने वाले खतरों से लड़ने के लिए आपकी तकनीकें कितनी बेहतर हुई हैं, ये पता लग सके। नैरेटर, अब ये क्या नई बला थी? क्या होगी नालंदा के स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया? ये सब आपको जानना है तो सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी महाबली मयंक। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।